हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम कोऑर्डिनेशन का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में कुछ फॉर्मूलाज के अंदर शायद नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ गड़बड़ हो रहा था, है ना। तो उसको चेक करते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ लगे, ठीक है, तो प्लीज रिकॉल मी, मुझे बताइएगा कि सर यहाँ पर ये शायद गलत है, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाले में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ बाद में मैंने इसको सही कर दिया था कि ये पीडीएफ में सही हो जाए। ये सबको पता है ना, साइनाइड को, ठीक है। और ये दोनों न्यूट्रल होंगे मेटल को जब चार्ज देंगे। फिर भी इसको दोबारा आप लोग चेक जरूर कीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है बेटा, क्लियर है। आज हम बाकी के भी बहुत सारे लिगेंड्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, लिगेंड सॉरी, जो रिएजेंट कह रहा हूँ। If more than donor atom are present in benzene ring, then two donor groups can simultaneously donate a one metal lone pair if two donor atom are ortho to each other, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पर है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट दिया इसने। इफ मोर नंबर ऑफ डोनर एटम आर प्रेजेंट इन ए बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर देखो, मान लो कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये होगी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा होगी, ये पैरा होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है एक दूसरे के ऑर्थो पर है, द टू डोनर एटम आर कैन साइमल्टेनियसली डोनेट वन मेटल इफ टू डोनर एटम आर ऑर्थो टू ईच अदर। तो यहां से अगर मैं शुरू करता हूं पोजीशन, तो ऑर्थो, मेटा, पैरा ऐसे चलती है ना। तो अगर एक दूसरे के ऑर्थो पर है, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये ऑर्थो पर है, या फिर ये फर्स्ट पोजीशन है, ये ऑर्थो पर है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये ऑर्थो पर है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट वाली पोजीशन होगी ऑर्थो। ये समझ में आया? यस सर। है ना। तो ये वैसा कुछ, यानी यूं समझ लो, सीधा सीधा अगर हम कहें कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये एक दूसरे के ऑर्थो पर है, क्लियर है। ये इसके अगेंस्ट ऑर्थो पर, ये इसके अगेंस्ट ऑर्थो पर है, क्लियर है बेटा? यस। है ना। तो अगर ये ऐसे हैं तो दोनों के दोनों मेटल को डोनेट कर सकते हैं। अगर ये ऐसे नहीं है, आज हम एक क्वेश्चन ऐसा भी करने वाले हैं, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो लगेगा कि वो बाइडेंटेट हैं, उनकी डेंसिटी 2 है, मतलब वो दो डोनेट कर सकते हैं लोन पेयर, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, उसी को डिस्कस करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये बेंजीन में अगर ऑर्थो पोजीशन पर तो कर सकते हैं, अगर एक मेटा पर है तब क्या ये मेटल को कर सकते हैं? शायद इनका डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, इस वजह से मेटा को डोनेट नहीं करेंगे ये। तो ये कुछ ऐसा कुछ कह रहा है, वन मेटल इफ टू डोनर एटम आर ऑर्थो टू ईच अदर। तो ये नोट इंपॉर्टेंट है भाई, ऑर्थो वाले एक दूसरे को वो कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं चिलेटिंग लिगेंड। चिलेट मैंने बता दिया था, जो रिंग बनाते हैं चिलेटिंग लिगेंड है ना। When a Yes. ligand use two or more donor atoms simultaneously to bind the single metal atom that is produces ring, जो रिंग बनाते हैं, सीधी सी बात है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म विद रेफरेंस चिलेट कॉम्प्लेक्स, इसको चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं। और इस इफेक्ट को, ये ज्यादा स्टेबल होता है चिलेशन एज कम्पेयर टू नॉर्मल, तो इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। क्लियर है ये तीनों डेफिनेशंस, है ना सर हाँ बेटा। बेंजीन वाले कंपाउंड में ये भी तो डिपेंड करेगा ना कि वो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है माइनस आर इफेक्ट, किसके अगेंस्ट? और मेटल को डोनेट करने के लिए। बेटा डोनेट करेगा तभी लिगेंड होगा, है ना। एक्सेप्ट भी तो कर सकते हैं ना पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी डोनेट ही करेगा, यही तो हमने किया Yes. था। लोन पेयर डोनेट ही करेगा लिगेंड बेटा, एक्सेप्ट बाद में कर सकता है। आप शायद मिस ले गए कुछ, है ना। मैं बताता हूँ, देखो सीओ किया था हमने एक, और एक एनओ पॉजिटिव किया था, याद है। एनओ पॉजिटिव, आपको ये याद होगा शायद, एनओ पॉजिटिव हमने क्या कहा था कि एनओ पॉजिटिव पहले तो डोनेट करेगा मेटल को, है ना, और बाद में उस मेटल से वापस ले लेगा। यही काम डबल बॉन्ड बनाएगा, यही काम सीओ करता है। मैंने बोला था सीओ बहुत वीक डोनेशन लिगेंड है, वीक है डोनर में, लेकिन एक बार डोनेट कर दिया तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों? और एनओ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में कंपटीशन चलता है, याद है। एनओ पॉजिटिव इज मोर क्या बोलते हैं उसको, मोर पावरफुल लिगेंड एज कंपेयर टू सीओ, जबकि सीओ को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, ऐसा मैंने बोला था, याद है। यस सर। है ना। तो देखो सीओ क्या करता है, पहले डोनेट करता है, वीक डोनर है ये, वीक डोनर, बट एक्सेप्ट भी करता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड भी है और वीक डोनर है। तो ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड इनको बोल। होता है हाँ बेटा, सर, सीओ तो न्यूट्रल लिगेंड होता है। हाँ सीओ न्यूट्रल है वो, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, ठीक है। ये डोनेट करता है, वापस ले लेता है, यानी कि पाई एक्सेप्टर है, दोनों के दोनों वीक डोनर कह सकते हैं, बट पाई एक्सेप्टर है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। समझ में आया? यस सर। अब आपको शायद ये लगा कि ये डोनेट कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए ले रहा है, बट सीओ तो पॉजिटिव नहीं है, वो फिर भी ले रहा है वापस। तो ये एक्सेप्टर भी है, पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। इन लिगेंड को सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे डोनेट करते टाइम, पाई बनाएंगे एक्सेप्ट करते टाइम। ये देखो एनओ भी ना पहले लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन,
पहले पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, पहले सिग्मा ही बनाएगा और डोनेट ही करेगा, यानी लिगेंड वही होता है जो डोनेट ही करे, ये दिमाग में बिठा लेना। क्लियर है? सर बाद में वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो बाद का इफेक्ट है बेटा, बाद का। ये सीओ के केस में हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। गोल अगेंस्ट क्या बोलते हैं, एम अगेंस्ट ए सिंगल गोल, मतलब गोल दोनों का एक ही कि स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रेंथ बनानी है, ठीक है। पहले डोनेट हो रहा है फिर एक्सेप्ट हो रहा है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्यों ना सीओ अपने आप ही आपस में ये कर ले, क्यों उसको डोनेट कर रहा है फिर क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? इसको सिंपली मैं जनरली एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो कि दो भाई है, एक बैठा दिल्ली, एक बैठा सिरसा। सपोज मैं यहाँ सिरसा बैठा हूँ और आप में से कोई दिल्ली बैठा है ना। अब सपोज दैट दो और भाई हैं और वो भी सिरसा और दिल्ली बैठे हैं और हमारे पड़ोसी हैं दोनों। मतलब मेरा एक पड़ोसी है जिसका भाई दिल्ली बैठा है और मेरे भाई का एक पड़ोसी है जिसका भाई सिरसा बैठा है, यहाँ पर मेरे पास बैठा है और दोनों पड़ोसी हैं। क्लियर है? अब अगर मान लो मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी, मैं उनसे गाड़ी मांगता हूँ, वो मुझे गाड़ी दे देते हैं। वहां मेरे भाई के पास गाड़ी है बट उसके भाई के पास गाड़ी नहीं है। समझ गए बात? सर तो अगर मैं उसे गाड़ी दूंगा तो मेरा भाई मुझे बोलेगा कि भाई कैसा था, क्या था, तेरे को इमरजेंसी पड़ी, तो मैं बोलूंगा मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा, उसने मेरे को गाड़ी दी थी। अब मेरे भाई से अगर वो गाड़ी मांगता है, कौन? वो उसका पड़ोसी, तो वो भी बोलेगा कि भाई इसने मेरे ब्रदर की हेल्प की थी तो क्यों ना मैं हेल्प करूं। क्लियर है? सर दोनों का काम सर गया। लेकिन अगर मैंने मना कर दिया, मैंने मेरे को वो गाड़ी नहीं देगा, तो मैं मेरे ब्रदर को बोलूंगा भाई इसका भाई बहुत गंदा है यार, ये मतलब इसके साथ बरताना मत, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये टाइम पे काम नहीं आता है ना। तो मेरा ब्रदर भी उसको गाड़ी नहीं देगा। तो ऐसा ही यहाँ होता है। यहाँ जो अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं ना, कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये वाला ऑर्बिटल है खाली। अब हम कहें कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दे, अपने खुद को दे दे और आपस में शेयर कर ले। मेरा भाई मेरे को गाड़ी देगा दिल्ली से? डिस्टेंस बहुत हो गया ना दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में। समझ में आया? सर तो ये क्या करता है कि भाई मैं खुद को तो नहीं दे सकता, तो ऐसा करते हैं, मेटल का एक ऑर्बिटल है खाली पड़ा है और एक मेटल का ऑर्बिटल है जो भरा पड़ा है। तो ये कहेगा कि मेटल मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, बॉन्ड बना ले। तो उसके बाद में कहेगा अब तू मुझे वापस दे दे। दोनों का काम चल गया। समझ में आया? क्योंकि सर खुद के इलेक्ट्रॉन्स को खुद के साथ शेयर करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। खुद के ऑर्बिटल को अगर ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं दोनों जगह में घूम सकते हैं, इसको जरूरत है किसी दूसरे की, है ना। सर ये समझ में आ गया? तो ऐसा होता है, यानी कि पहले तो डोनेशन ही होगा, कभी भी एक्सेप्टेशन नहीं होता लिगेंड्स में। यस प्रणव बेटा, क्लियर है ना ये? सर क्लियर। ठीक है, तो याद रख लेना वो पहले डोनेट ही करेगा, तो इस यानी डोनेट करेगा। और ठीक है, ये रिंग बन गया, चिलेट बन गया, चिलेशन बन गया, दैट्स इट। ये क्लियर है अब? सर चलिए यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। ये प्रोसेसिंग क्यों ले रहा है भाई? अरे ओपन नहीं हो रहा है। शायद ओपन बोर्ड जो थोड़ा हैंग हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये लास्ट स्लाइड है पिछले लेक्चर की, ठीक है। यही स्लाइड बच गई थी बट हमारे पास थोड़ा टाइम कम बचा था शायद, और इस लेक्चर को फिर हम स्टार्ट करेंगे फटाफट। खुल जाओ। खुल गया, चलो आ गया सबके पास, दिखाई दे रहा है? सर ठीक है ठीक है। डीएमजी, अब देखो भाई ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, ये साइक्लिक ईथर और साइक्लिक ईथर कह रहा हूं, साइक्लिक चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, साइक्लिक वाले हैं, साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन ये जो डीएमजी है ये बहुत यूज होगा। डीएमजी, एसी, इस तरह के लिगेंड्स आपके बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। 3-4 नाम है ये, 4-5 मान लो ज्यादा से ज्यादा। ये 5 नाम आपको अच्छे से याद करना है विद देयर स्ट्रक्चर, याद रखना विद देयर स्ट्रक्चर। यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा है तो आपको साफ साफ सामने दिखाई भी दे रहा है। तो देखो बेटा, डीएमजी का मतलब डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइन, 2 मिथाइल रो लगे हुए हैं, ये रहे 2 मिथाइल, ठीक है। ग्लाइकोक्साइन, यहाँ पर भी 2 मिथाइल्स हैं और ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लाइकोक्साइन, ठीक है। क्लियर है ये, है ना। अब इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो देख लो। 2 नाइट्रोजन हैं, 2 मिथाइल के साथ, दोनों नाइट्रोजन इस तरफ डबल बॉन्डेड है, उस तरफ भी दोनों नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर OH लगा हुआ और ये O लगा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। ऊपर भी ऐसा ही है, इसके साथ OH लगा और ये O लगा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें हम, इसका स्ट्रक्चर उस तरीके से बनाएंगे ताकि हमें थोड़ा बेटर समझ में आए, बिना उसके क्या बोलते हैं ये जो एरो वैरो दिखा रखे हैं इन्होंने, ठीक है। देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सीधा सीधा ये दिखा रखा है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है। क्लियर है बेटा? मिथाइल को सिर्फ एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू नो इट।
सर Yes? यस ठीक है। अब देखिए उसके बाद में क्या है, एक नाइट्रोजन, 3 वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की, ग्लाइकोक्साइम, ऑक्साइम इसको बोलते हैं, NOH को ऑक्साइम बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? सर वो डबल बॉन्ड से क्या कनेक्टेड है? कौन से डबल बॉन्ड से? नाइट्रोजन के साइड में है। OH, ये रहा OH, दिखाई नहीं दे रहा? नहीं सर वो डबल बॉन्ड से जो है। कार्बन, कार्बन ये तो कार्बन है बेटा, ये वाले कार्बन है। ठीक है सर ठीक है। ऐसा डायग्राम नहीं आता आपको बनाना क्या? नहीं सर वो क्लिक नहीं किया ऑर्गेनिक का। अच्छा, मैं फिर इसको एक्सपेंड करके बनाऊं क्या? चलो नहीं सर ठीक है ठीक है, श्योर ना? सर। जहां पर भी बेंड आता है मतलब वहां कार्बन होता है, ठीक है, जहां पर भी कॉर्नर बनता है। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, क्लियर है? जब मैंने एक लाइन लगा दी तो वो CH3 है इसका मतलब, क्लियर है? सर ठीक है, ठीक है। चलो तो देखो दूसरा भी ऐसा ही है, ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, और यहाँ पर ये दोनों जोड़ दो, ठीक है, और एक नाइट्रोजन के साथ OH, इधर OH लगा तो ऊपर OH लगा, क्लियर है? यस सर। और इस तरफ भी मिथाइल है, इस तरफ भी मिथाइल है, ठीक है, ये है डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम, 2 मिथाइल लगे हुए, ग्लाइकोक्साइम ये वाला एक स्ट्रक्चर हो, ग्लाइकोक्साइम बोलेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे 2 लगे हुए हैं। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर OH है, ठीक है, अब क्या होगा, ये OH और ये जो ऑक्सीजन है ना, अब यहाँ नाइट्रोजन की सिर्फ 2 वैलेंसी बनी हुई है ना, 2 वैलेंसी है, तीसरी नहीं है, तो नाइट्रोजन के पास एक क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये नाइट्रोजन क्या करता है, इस तरफ अपना लोन पेयर डोनेट करता है, किसको, ऑक्सीजन को। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। ये ऑक्सीजन होगी डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना नाइट्रोजन ने। यस, क्लियर हुआ सर है ना? इस तरफ भी सेम है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव चार्ज, इसको ध्यान से करना, यहाँ जो भी मेंशन कर रहा हूँ, और ये नाइट्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री रेडिकल, क्लियर है? यस अब देखिए निकल आ गया, मेटल बीच में, मेटल क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ में, ये तो इसने नॉर्मल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, तो हमने ये 3 बॉन्ड पूरे कर दिए नाइट्रोजन के। यस बेटा, क्लियर हुआ? सर इधर से भी Yes. 3 बॉन्ड पूरे कर दिया। अब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा कि ये देखो 2 बॉन्ड ये रहे, 1 बॉन्ड ये रहा, टोटल 3 बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन के पूरे, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड ये रहे, किधर रहे 2 बॉन्ड भी, अच्छा ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा, और सिंगल बॉन्ड ये रहा, ये निकल है, नाइट्रोजन नहीं है, याद रख लेना, ठीक है, मुझे ये नाइट्रोजन लगा था अचानक से, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया यहाँ तक सबको? यस सर। अब 3 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, चौथा बॉन्ड नाइट्रोजन बना नहीं सकता, उसे पता लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, क्लियर है? ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो इसने यहाँ क्या दिखा रखा है, न्यूट्रल दिखा रखा है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। अब ये समझ में आ गया होगा, तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, यस क्लियर है? सर यस ये है पॉजिटिव, नहीं ये पॉजिटिव नहीं है, ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, ये वाला पॉजिटिव है ना, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पर बनाई है और कुछ नहीं किया, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास तो अपना लोन पेयर है ना, और यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, इसके पास में भी अपना एक लोन पेयर है, यस बेटा? यस ये दोनों लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो वो दोनों बॉन्ड तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और ये दोनों लोन पेयर डोनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएंगे, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनता है, और ये चिलेटिंग रिंग बन गया, ऑब्वियस है। अब बात आती है OH और O नेगेटिव की, O नेगेटिव है और H पर स्लाइटली पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, और इधर वाला H इस तरफ लिख देते हैं, इधर नहीं लिखेंगे इसे, ठीक है, तो ये H यहाँ है, तो इस पे भी स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव है ना, ये तो पता ही है कि OH जहां पर भी होगा स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसने इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ही बना लिया, तो देखो कितनी सारी रिंग बन गई, आप काउंट कर सकते हैं, एक ये रिंग है, एक दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, क्लियर है? सर इसमें सर डेंसिटी तो 2 ही हुई ना? क्या, हाँ डेंसिटी यहाँ 2 ही मानी जाएगी, क्लियर है? यस यस है ना, सर। तो ये ध्यान रख लेना, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स व्हिच हैव मोर देन 2 डोनर साइट्स, वो नीचे बाद में पढ़ते हैं, तो इसकी डेंसिटी एक्चुअल में तो 2 ही है, क्योंकि ये लोन पेयर तो 2 ही डोनेट करता है, बट ये 4 बॉन्ड बना लेता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता है, इसके चारों बॉन्ड। अब देखो हम कहते हैं कि भाई जो नॉर्मल लिगेंड है और एक चिलेटिंग लिगेंड है, तो चिलेटिंग लिगेंड ज्यादा स्टेबल क्यों बनाता है, क्योंकि पहली बात तो वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा, सिंपल है, 2 साइटों से जुड़ेगा तो कम से कम 2 बॉन्ड बनाएगा, है ना, तो अगर वो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड से तो 2 बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, पहला रीजन तो ये, दूसरा रिंग की स्टेबिलिटी है,
है ना, तो इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो DMG का स्ट्रक्चर याद रहेगा अब आप लोगों को? यस यस सर। ठीक है, दैट्स इट। तो ये DMG का स्ट्रक्चर है और इसमें 1 2 3 4 ये रिंग्स को उड़ा रहा हूं मैं, बाकी पोस्टन एक्टिव रहने देते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, रिमेंबर ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर एग्जांपल ऑफ चिलेटिंग। सारे पॉलीडेंटेड जिसमें एक से ज्यादा जुड़ सकते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड है। दे कैन बी चिलेट कॉम्प्लेक्स। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर दोज व्हिच हैव मोर देन 2 डोनर एटम। पॉलीडेंटेड उसको बोलेंगे जिसमें 2 से ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर यानी ये तो चिलेटिंग के बारे में बता रखा और कुछ नहीं है। अब आगे देखिए, व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज मोर स्टेबल, चिलेट कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स विद मोनोडेंटेड लिगेंड? ऑब्वियस है, चिलेट वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा। आंसर विल बी फ्यूचर सेशन, मतलब नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी हम नेक्स्ट सेशन लगा रहे हैं और उसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी फाइल मैं दोबारा से उसी फाइल को अपडेट कर दूंगा लेक्चर नंबर 2 की, ताकि आपको बेटर रहे। ठीक है, और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है भाई, टुडेज टॉपिक टू बी कवर्ड, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और रूल। देखो, इसके रूल्स में जाने की बजाय, हालांकि रूल्स मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन रूल्स में जाने की बजाय सलाह दूंगा कि सीधा आप एग्जाम्पल कीजिए। ठीक है, 5-6 तरह के एग्जाम्पल कर लो, 5-6 तरह के टोटल रूल होंगे, 5-6 तरह के एग्जाम्पल करते ही खत्म। क्लियर है? आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो भी आपके पास है, उसके अंदर ना कुछ नेमिंग के बाद में, नेमिंग के रूल्स के बाद, नेमिंग के रूल मत पढ़ना, मत पढ़ना, मत पढ़ना। दोबारा से बता रहा हूँ, ज्यादा जरूरत नहीं है। आज पढ़ाऊंगा, याद हो ना हो भाड़ में जाए, गो टू हेल, बस मार्क लगा लेना, एक बार रीड करना, उसके बाद नेम पढ़ना। नेम पढ़ते ही नोमेनक्लेचर के रूल याद हो जाएंगे, क्योंकि याद आपको लीगेंड करना है। लीगेंड का नाम कैसे दिया जाता है, बाकी कुछ याद नहीं करना। लीगेंड के नाम के ही रूल है सारे के सारे, बाकी सब बकवास है। कौन आगे लगता है कौन पीछे लगता है वो देख के समझ में आ जाता है 1-2 बार से। तो सिर्फ नाम पढ़ लेना, सारे के सारे नाम समझ लेना, नाम आ गए रूल आ गए। यस, क्लियर है? तो देखिए, YNH2NH2 एंड NCH2CH2 कैन नॉट एक्ट एज चिलेटिंग लिगेंड। ये चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम नहीं करते। इसने क्वेश्चन दिया ना, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ कि ये काम नहीं करते। हमारे पास यहाँ से थ्योरी आ गई, क्योंकि हमने थ्योरी में तो पढ़ा ही नहीं था। यस, है ना? तो ये हमारे पास थ्योरी आ गई। अब देखो, एक और है, क्रोमियम पेंटोक्साइड एक्सेप्शन है बट अनस्टेबल। ये एक्सेप्शन है, अनस्टेबल है, इसके बारे में भी बात करेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, NH2NH2 हाइड्रोजन होता है ना, ये डाइअमाइन जो भी है ये, है ना। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। पता है भाई इसका नाम? नहीं पता तो याद कर लेना। ठीक है, NH2NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं ना। तो देखो, ये अब बनाएगा मेटल के साथ में, तो ये थोड़ा ट्राइंगुलर शेप बन गया ना, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यस सर। इसका ये जो एंगल आएगा, ये एंगल 60 डिग्री या उससे कम या ज्यादा हल्का फुल्का हो सकता है ना। तो 60 डिग्री का एंगल का मतलब क्या है? देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे से घूम रहे हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे से घूम रहे हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे से घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ज्यादा पास नहीं आ गए। यस। तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं स्ट्रेन आना। स्ट्रेन का मतलब खिंचाव हो जाना, तनातनी जिसको बोलते हैं ना। एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, रिंग की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिंग को तोड़ना आसान होगा। 3 मेंबर्ड रिंग इज वेरी 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 लेस स्टेबल। यस, क्लियर है? यस सर। है ना? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 3 मेंबर्ड रिंग वेरी अनस्टेबल होती है, इसलिए हाइड्रोजन तो भाई नहीं बनाने वाला। अब आगे देखो, ये तो ठीक ठाक काम है इसका, तो इसमें तो CH2 3 लगे हुए हैं, है ना। CH2 3 मतलब 6 कार्बन की चेन लगी है, 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सिर्फ 2 क्यों है, कोई बता सकता है ये क्या है? एनी गेस? और ये सही है, ये बता देता हूँ, बट इस फॉर्मूले को ऐसे लिखने में लगता है कि ये गलत है। नाइट्रोजन की तो एक ही वैलेंसी पूरी हो रही है, ऐसा लग रहा है ना सर। है ना। अब देखिए, फिर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है पता है? ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन है, और इसके साथ ऐसे ये CH2 है, ये CH2 है, समझ में आया? सर। फिर ऐसे ये CH2 है, ये CH2 है, फिर ऐसे, समझ में आया ये क्या है? अभी ठीक लग रहा होगा। सिर्फ NN जुड़ा हुआ है और सबके साथ CH2 की सबके साथ चेनें लगी हुई, ठीक है। तो कुछ इस तरह की ये बनाएगा, रिंग टाइप में बनाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कैन नॉट एड चिलेटिंग रिएजेंट, ये चिलेटिंग रिएजेंट की तरह काम क्यों नहीं करता? देखो, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये, ठीक है, मैंने जैसे बनाया था आप वैसे बना सकते हो, बहुत आसान है उसको बनाना, ठीक है। सीधा ऐसे और ये ऐसे। अब यहाँ इसको मैं चलो सही कर देता हूँ, जैसे प्रणव को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी ना, ये बेटा ऐसे है प्रणव, ठीक है ना सर। CH2 आप इसको मतलब यहाँ कार्बन है CH2, अभी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आता होगा। एक और चीज बताता हूँ, ऑर्गेनिक में जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर को देख के आइडिया ना लगे, इवन मैं भी, मी टू ऑल्सो,
मैं भी आज भी जब कोई मैकेनिज्म मेरे समझ से पार हो जाता है ना कि यार इसमें क्या होने वाला है, तो मुझे पता है कि ये रिंग वाले ऐसे स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, मैं हर जगह पे कार्बन को मेंशन करता हूँ, हर जगह CH2 की फॉर्म में लिखता हूँ, कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, उस पर सोचने के लिए एक्सपेंडेड फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम का होता है। तो अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा, लिखिए ऐसे, आदत ऐसी डालिए, बट जब पेपर पर करते हैं तो वैसे वाला फॉर्मूला बनाइए, तो दोनों में ना अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाता है थोड़े दिनों में, और वो फॉर्मूला देख के भी आपको डॉट, वो जो कॉर्नर है ना, वो अपने आप CH2 दिखाई देने लग जाते हैं अपने आप। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो बस लेकिन इसको बनाना है और फिर उसके बाद इसको बनाना है, उसके बाद थोड़े दिनों में ही 5-7 दिन में ही आपको सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर बनाना मुझे, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, CH2 और इसको ऐसे जोड़ दूं, क्लियर है, तो ये ऊपर दिखेगी, या फिर मैं इसको अंदर वाली साइड जोड़ दूं, थोड़ा सा अंदर करके, है ना, CH2 और ये लो, क्लियर है, ऐसे करके ये 3 मेंबर्ड रिंग टाइप में बन जाएगा। यस, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो आप इसे ऐसा बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया, वैसा बना सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, देखो नाइट्रोजन के पास ही है 3-3 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 लोन पेयर है, तो मेटल अगर यहाँ बीच में आता तो बीच में तो जगह ही नहीं है दोनों एटम्स के बीच में, ठीक है, यहाँ तो नहीं आ सकता। अगर मेटल को इस तरफ लगाते हैं, ठीक है, या उस तरफ लगाते हैं, तो भाई ये इधर से ऐसे घूम के बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बना सकता। ये लोन पेयर ऐसे, ये लोन पेयर ऐसे शेयर होगा, एक इधर से हो गया और एक इधर से होगा, पीछे से इतना बड़ा लोन पेयर और ये छोटा सा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर बीच में बनाए तो भी नहीं हो सकता। अगर हम ये कहें कि सर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ चलते हैं ऐसे, और ये देखो ऐसे, मतलब ये सेंटर में लगा लो, सेंटर में बीच में है, समझ रहे हो मेरी बात? सेंटर में ही है, बट सेंटर में बीच में है। यस, क्लियर है? यस सर। इस तरह से अगर हम कहें ये क्यों नहीं बनता, तो देखो ये CH2 है ना, थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। क्लियर है बेटा? यस। ठीक है, तो ये वजह है, इसका स्ट्रक्चर आप बना के देखिए, 1 मिनट दीजिए मुझे, ओके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेटा सबको? सर। तो इसको बोलते हैं फॉर्म्स लॉग्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, या लॉग्ड स्ट्रक्चर, सीधी सी बात है, लॉग फॉर्म में है, इसी वजह से ये भी चिलेट नहीं बना सकता कि मेटल कहाँ अटकेगी, दूसरी मेटल लगने की जगह ही नहीं, तो एक ही मेटल लग सकता, मतलब दूसरा, एक मेटल के साथ दूसरा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, यानी रिंग नहीं बनाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा एग्जांपल है। अब बात आती है क्रोमियम पेंटॉक्साइड की, तो किसी को पता है क्रोमियम पेंटॉक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। यस, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना? अंजलि को भी याद होना चाहिए, याद है ना बेटा? यस। ये हमने किया था, है ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो देखो ऐसा, ऐसा, ऑक्सीजन, ठीक है, ये इस तरह से होता है, यस सर। ठीक है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। अब हम ये कहें कि इसमें देखो ना भाई एंगल स्ट्रेन, ये एंगल स्ट्रेन कितना है, ये भी तो 3 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। यस और नॉट? और O2 जो है ये इसके साथ में लीगेंड टाइप में जुड़ी हुई है कुछ इस तरह से, तो ये एक एक्सेप्शन आप ये कह सकते हो, बट इट इज अनस्टेबल। दूसरी बात ये भी, ये पॉइजनस होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम सुन सुन के ना बंदे को ना मजा आने लग जाता है केमिस्ट्री में, इस स्ट्रक्चर के नाम से जब भी बनाते हैं एक अच्छी सी फीलिंग, बटरफ्लाई बहुत प्यारा स्ट्रक्चर होगा। बहुत पॉइजनस होता है, इसके वेपर्स भी बहुत पॉइजनस होते हैं, लीथल होते हैं, बंदे को मार डालते हैं, समझ गए? तो केमिस्ट्री में अगर आपको कोई केमिकल अच्छा लग रहा है, उसका बार बार नाम सुन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्मलेस है। नाम सुनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हार्मलेस है। ये समझ में आ रहा है? यस। तो नाम से अंदाजा नहीं लगा सकते कि हार्मफुल है कि नहीं है, प्लीज उसको चेक जरूर करो। उसकी टॉक्सिसिटी नाम से एक चीज आती है, कहीं पे भी इंटरनेट पे गूगल पे भी मिल जाएगी, कि टॉक्सिसिटी ऑफ CrO5, अगर ये लिखोगे तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो सब कुछ ढूंढ सकते हो। हर एक क्या बोलते हैं इसको, मोलिक्यूल के लिए आप ऐसा चेक कर सकते हो, गूगल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी टॉक्सिसिटी नजर आती है तो जरूर उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कल के बारे में बात बताता हूँ, मेरे फिंगर के ऊपर ना कट लग गया छोटा सा, ठीक है, उसमें से काफी सारी ब्लीडिंग हुई। तो वो जो कट लगा था, मुझे अब वहां से एक चीज याद आई कल अचानक से। मैंने कहा देखो, अगर हम मरकरी के साथ काम करते हैं, लैब में काम करते हैं, ठीक है, अभी तो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अगर ऑफलाइन पढ़ा रहा होता और मैं बच्चों को लैब में ले जाऊँ, और मरकरी, प्योर मरकरी भी मिल जाती है लैब में बड़े आसानी से। या फिर मान लो थर्मामीटर टूट गया गलती से, अब थर्मामीटर टूट गया तो मरकरी के साथ तो खेलने का मन करता है, सभी बच्चों का करता है ना, वो फिसल जाती है, भाग जाती है, गोल गोल हो जाती है, उसको मिलाते हैं, है ना, ऐसा कुछ अगर आपने नहीं किया तो उसको करने में बड़ा मजा आता है, और अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। बट
अब अगर मेरी फिंगर पे जहां कट लगा हुआ है वहां पर अगर मैंने मरकरी से ऐसे उसको दबाया और वो मरकरी अंदर चली गई, 3-4 महीने में तड़प तड़प के मरूंगा। 3-4 महीने में सोचो, थोड़ी सी भी चली गई ब्लड में सीधा जाएगी और बैंड बज जाएगी। तो कितना केयरलेस गेम है ये कि हम जनरली ऐसा करते हैं। मैं एक बार मरकरी के साथ में कुछ वो ले रहा था, मतलब उसको इधर उधर पलट रहा था बोतल से, तो उसको पहले मैंने चाइना डिश में डाला, चाइना डिश में मैं दूसरी बोतल के अंदर उसको रख रहा था। तो अचानक से एक कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो वहां एक दूसरे लेक्चरर आ गए, आर्ट्स के थे वो, ठीक है। तो वो बैलने लगे, कहते सर मरकरी है ये। मैंने कहा हाँ। कहते सर मैं इसको हाथ लगा के देख लूं? मैंने कहा देखो, आपके हाथ लगा सकते हो बट कहीं पे हाथों में जख्म ना हो। अब आपको क्या पता आपके हाथ में कहाँ जख्म है? कई बार वैसे ही नहीं होता, एक हल्का सा एक मांस का टुकड़ा सा निकलने लग जाता है यहाँ से, नाखून के ऊपर से, सर है ना? तो अगर उतना सा भी है, उतना सा भी है, हमारी स्किन बेयर है, बेयर का मतलब है स्किन, ऊपर वाली स्किन उतरी हुई है, अंदर वाली स्किन आई हुई है, वो आसानी से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। तो आप नहीं कह सकते। नाखून काटते टाइम थोड़ा सा नाखून कट जाता है कई बार गलती से, वहां से भी एब्जॉर्ब हो सकता है मरकरी। बहुत खतरनाक है बेटा मरकरी, याद रख लेना। इसलिए मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा सर देखो, आपके कोई भी जख्म नहीं होना चाहिए हाथ पे। कहते यार मेरे को क्या पता जख्म है कि नहीं, हो सकता 2 दिन पहले हुआ हो। मैंने कहा फिर हाथ मत लगाना इसको। मतलब 3 महीने लगेंगे, पर तिल तिल के मरोगे धीरे धीरे। 3 महीने में मरता है, एकदम से नहीं मरता बंदा, बहुत खतरनाक है। और अगर थोड़ी पॉइजनिंग अच्छे वाली होगी और ब्रेन में पहुंच गई तो खाने खत्म। थोड़ी पॉइजनिंग हुई तो हो सकता है पूरा हाथ काटना पड़े, जहां तक हाथ में फैला है उसका इन्फेक्शन। शुरू में पता भी नहीं लगेगा, ऐसे हाथ दुखेगा हल्का हल्का, बंदा सोचता है ऐसे ही है, कोई बात नहीं, कोई बात, डॉक्टर को भी नहीं दिखाता हूँ। और किसको सपने में याद आता है कि मैंने मरकरी को हाथ लगाया था? समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें बहुत केयरफुली, ये जो भी स्ट्रक्चर का आपको नाम अच्छा लगे, बढ़िया लगे, मत सोचना कि अच्छा है। मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी नाम सुने? नोबेल विजेता रहे केमिस्ट्री के अंदर। यस सर सर। सुना है। पोलोनियम ढूंढा था उन्होंने, पोलोनियम पर बहुत सारी रिसर्च करी थी। पोलोनियम पीरियोडिक टेबल का सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पता है? उनको इतनी आदत हो गई थी, वो 24 घंटे जहां भी जाती थी वो मैरी क्यूरी, वो अपनी जेब में रखती थी पोलोनियम, जेब में। और उसकी वजह से ही उनको कैंसर हुआ। और बाद में साइंटिस्टों को पता लगा कि पोलोनियम कैंसर कार्सिनोजेनिक रेडिएशन एमिट करता है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, बाद में पता लगा। तो सोचो, किसी को मारना तो बड़ा आसान है, पोलोनियम दे दो उसको, उसके जेब में रख दो, है ना? या उसको उसके रूम में रख दो, वहां उसको रेडिएशन असर करती रहेंगी, उसके कपड़ों पे लगा दो, हर रोज रेडिएशन असर करती रहेंगी। ऐसा पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को मारने के लिए थोड़ा थोड़ा जहर खिलाया जाता था उनको, धीरे धीरे, स्लो पॉइजनिंग बोलते हैं इसे। और भी बहुत कुछ लॉट्स ऑफ है, ठीक है, ऐसी इंटरेस्टिंग बातें, बट यहाँ पर करना भी ठीक नहीं है आप लोगों के लिए अभी। लेकिन अगर आप लोग भी ध्यान से पढ़ते हैं ना ऐसी चीजों को, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैंने कोई अलग किताब नहीं पढ़ी है, याद रख लेना, यही चीजें पढ़ी है, ठीक है बेटा? इनसे ही पता लग जाता है, ध्यान से पढ़ने की बात है बस, और कुछ नहीं है। तो ये पॉइजनस होता है, ध्यान रख लेना भी। क्रोमियम पेंटॉक्साइड तो ये अनस्टेबल है, हालांकि एक्सेप्शन है, वरना NH2NH2 और ये वाला, ये जो रिंग है, ये दोनों के दोनों चिलेटिंग इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर सर। और ये स्पायरो कंपाउंड है भाई। स्पायरो कंपाउंड क्या होता है पता है? सर वो पेंडुलम टाइप बनाते हैं वो। नहीं, जिसमें 2 रिंग फ्यूज होती है ना, कुछ इस तरह का होता है। सर वही, मतलब वही था मेरा। हाँ सर ठीक है, जिसमें, ओके। हाँ बेटा। सर जिसमें मतलब 3D स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, रिंग स्पाइरल फॉर्म में। हाँ, रिंग 3D स्ट्रक्चर मतलब एक से ज्यादा रिंग आपस में अटैच्ड होती है, सीधी सी बात है, यस। ठीक है? तो वो लॉग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय, तो ये स्पाइरो कंपाउंड है। स्पाइरो कंपाउंड मतलब इसका नाम स्पाइरो नहीं है, याद रख लेना, ये फॉर्म ऑफ द कंपाउंड है। पहले इसकी नेमिंग आती थी आप लोगों के सिलेबस में, थी IIT के, स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग। लेकिन लास्ट 2 ईयर पहले उसको निकाल दिया गया था, ठीक है? तो वो नेमिंग अभी नहीं है स्पाइरो कंपाउंड की, बस कुछ टीचर करवा देते हैं अनअवेयरनेस की वजह से, कर लो कोई बात नहीं, ठीक है, बट वो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेमिंग ऑफ द मोनो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। तो मोनो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, अब नेमिंग पर आगे, जैसा कि मैंने बताया था नेमिंग बहुत आसान है, बस आपको लिगेंड्स के नाम याद रखने हैं, हम वही उसी पे फोकस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स पे फोकस करेंगे, बाकी किसी पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो जैसे DMG किया था, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन, लाइक दैट। तो देखो, द नेमिंग ऑफ द ड्राइवर प्रिंसिपल नोमेनक्लेचर IUPAC ने दिया है, ये ऑब्वियस ही है, वही सब कुछ डालती है, वरना हमें क्या पता कि क्या करना है। रूल्स, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेटर। कैटायन को पहले नाम दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सीधी सी बात है। यानी कि ये देखो, मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, अगर आपको याद हो, K2 लगा दूं और अंदर मैं कोई भी मेटल और उसके पास साथ में यहाँ पे लिगेंड लगा रहा हूँ 6, ठीक है? तो इसका मतलब इस लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है, K पर पॉजिटिव होता है। यस। सर अब मान लो कि मैंने एक और लगाया, लिगेंड है और इस लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पीछे मैं क्लोरीन आयन लगा देता हूँ 2, ठीक है? क्लियर है? 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ठीक है? यस बेटा।
Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, अगर नेगेटिव एनायन है तो पीछे लगेगा और उसका नाम भी सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। अगर पॉजिटिव आयन है, कौन पॉजिटिव आयन, ये कैटायन और एनायन की बात कर रहा है, हमारी मेन एंटिटी की बात नहीं कर रहा, हमारे कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स के आगे पीछे लगने वाले आयंस जो हैं, जो आगे लगेगा वो पॉजिटिव होगा, जो पीछे लगेगा वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का नाम पहले आएगा, नेगेटिव जो आगे लगा उसका नाम पहले, जो पीछे लगा उसका नाम पीछे बाद में। यस, क्लियर है ये रूल, बकवास सिंपल, Yes. Yes, बस sir. इतना सा ये। मैंने Cl लिखते, Cl थोड़ी ना लिखते। हाँ वैसा ठीक है बेटा, लेकिन पता है क्या, इसमें लिखेंगे जैसे पोटेशियम, फिर मेटल, फिर क्लोराइडो, ऐसा कुछ। तो अगर क्लोरीन पहले लिखा हो तो पहले हम मेटल का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्लोराइडो। और अगर पोटेशियम लगा तो पहले पोटेशियम लिखेंगे, फिर मेटल, फिर ये लिगेंड, बस इतना खत्म। और अगर पीछे क्लोरीन लाए तो ऑब्वियस क्लोराइडो पीछे लगाएंगे, पोटेशियम पहले लगाएंगे, ये कुछ ऐसा है। आप वैसा करके आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट लिखते भी पहले हैं और नाम भी पहले आता है पॉजिटिव आयन का। नेक्स्ट देखो बेटा, the ligands are named as alphabetical order before the name of the central atom. ligand को alphabetical order से लिखते हैं, ligand के नाम, ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का नेम बाद में लिखा जाता है, यानी कि जो मेटल आयन होता है वो बाद में लिखा जाता है, सीधी सी बात है। जब हम नाम पढ़ेंगे आपको सीधा समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसीडर्ड लाइक डाई ट्राई, इनको कंसीडर नहीं करते, डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते हैं। नेमिंग में मैंने पढ़ाया था डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते, बट टेट्रा और ट्रिस, बिस, ट्रिस, इसको कंसीडर करते हैं। टेट्रा किस याद है अंजलि बेटा? Yes, sir. Yes, sir, याद है ना? तो बिस ट्रिस को कंसीडर करते हैं पर डाई ट्राई को नहीं करते हैं। किस केस में? आईयूपीएससी नेमिंग में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन कोऑर्डिनेशन में बिस, ट्रिस, टेट्रागिस, पेंटागिस, डाई ट्राई कुछ भी नहीं कंसीडर करते, सिर्फ लिगेंड का नाम। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes. है ना? हरलीन बेटा, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, सुन रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे लगा हरलीन काफी देर से चुपचाप बैठी है तो बात कर ले, है ना? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होते, नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसको कंसीडर मत करना। नेमिंग देखो भाई, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, तो 3 पार्ट में बांट रखा है, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड। एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल तीनों के नाम एक जैसे हैं, बस उसके पीछे लगने वाले जो नेगेटिव आयंस हैं उनके नाम बदल जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं बदलता। और कुछ कुछ क्लोरीन का नाम कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर वही हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। तो देखो बेटा, सिर्फ नेम है, द नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स आर एंडेड विद ओ। एनायनिक लिगेंड का नाम ओ से काटते हैं। अगर लिगेंड एनायन है, नेगेटिव आयन है, ठीक है, तो ओ से नाम होगा, बस यही रूल है और कुछ नहीं है। अब रूल तो इतना सा है, लेकिन इसके नाम देखो बहुत सारे हैं। जैसे NO3 नेगेटिव है, नेम आएगा नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, नाइट्राइट का नाइट्रेटो। लिगेंड है CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट का कार्बोनेटो। यस, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सिंपल है लेकिन बहुत सारे हैं, याद रखना, सिंपल बट वेरियस। हालांकि ये मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कुछ कुछ ऐसे होंगे जिसके नाम आप भूल जाओगे, बाकियों के नाम तो याद ही रहेंगे, नो वरी, है ना? कुछ कुछ तो उसी पे थोड़ा सा फोकस करना, जो आपको मुश्किल नाम लगे उसको मार्क कर लेना, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? और बाकी के आसान ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रूल है कि ओ लगेगा, नाइट्रेटो, कार्बोनेटो। उसके बाद में देखो ME का मतलब क्या होता है? मिथाइल। CO3 और CO2 नेगेटिव, है ना? CO2 नेगेटिव या फिर CH3CO नेगेटिव, एक ही बात है, समझ Sir. में आया? ये दोनों एक ही है ना? यानी Yes, sir. वही, ये क्या है, इसका नाम क्या होता है? इथेन, एथेनोइक एसिड, है ना? एथेनोइक एसिड का Yes, नेगेटिव आयन है, तो इसका नाम देखो एसीटेटो, एसीटेट आयन बोलते हैं इसे, याद है? कॉमन नेम Yes, sir. याद है। एसीटेट, है ना? एसीटेट आयन, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं। चलो इसको साफ साफ लिख देते हैं ना। तो एसीटेटो का मतलब एसीटेट आयन से है, एसीटेट आयन, ठीक है? एसीटेट आयन है तो एसीटेट का एसीटेटो, ओ लग जाएगा ई हटा के, है ना? या फिर इसको बोलते हैं इथेनेटो, एथेनोइक एसिड से है तो एथेनेटो। क्लियर है? दोनों नाम सेम है। अब यहाँ पर आपको एथेनेटो याद रखना पड़ेगा, एसीटेटो याद रखने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। ACAC एक और है, ACAC। अब ये वाला कंपाउंड मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर ACAC बहुत यूज होता है, एसिटाइल एसिटेनेटो, ठीक है? ये बहुत यूज होता है, इसको याद रखना। एसिटाइल, 2 बार AC आ गया ना, एसिटाइल एसिटेनेटो नाम हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट आता है लिगेंड SO4। SO4 तो बहुत कॉमन है, 2 नेगेटिव। सल्फेट है, सल्फेटो लग जाएगा। क्लियर है? सर आगे देखो S2O3 2 नेगेटिव, S2O3 2 नेगेटिव, थायो सल्फेटो, थायो सल्फेटो। अब ये वाला नाम भी याद रखना है, एक एस को थायो बोल रहे हैं, दूसरे एस को सल्फेट बोल रहे हैं, है ना? ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। यस बेटा? सर चलो ठीक है। अब थायो सल्फेटो का मुझे कोई स्ट्रक्चर बता सकता है? S2O3। ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई कर सकते हैं बनाने की। हाँ, ये सबसे बढ़िया काम है, तो ट्राई कीजिए S2O3 2 नेगेटिव को बनाओ और फिर मेरे को बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्ट्रक्चर, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को बहुत बार। जो बना ले वो मेरे को बताना कि क्या बना। सर हाँ बेटा। दो सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन और दोनों साइड 2 ऑक्सीजन विद नेगेटिव साइड। कितने ऑक्सीजन बना दिए आपने? सर 3 ही तो है। 3 ही बनाए? मैं बता सर, देता हूँ थोड़ा सा, 2 सुनिए सुनिए सुनिए। सल्फर है, उनके बीच में एक ऑक्सीजन और मत सल्फर लगाइए बीच में एक ऑक्सीजन, मत लगाइए बीच में ऑक्सीजन। 2 सल्फर हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाएगा। ठीक है, दोनों सल्फर्स के बीच में डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में बाकी की सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। एक सल्फर सिर्फ डबल बॉन्डेड होगा और दूसरा सल्फर जो है वो कुछ डबल बॉन्ड की तरह करेगा। अब बना के देखो, समझ में आया क्या कह रहा हूं? मैं हेल्प करता हूँ। सल्फर सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है, इस सल्फर के पास वही ऑक्सीजन की तरह काम करेगा, अपने 2 लोन पेयर और डबल बॉन्ड बन गया, और ये सल्फर 6 वैलेंसी दिखाएगा। ठीक है, तो भाई 6 वैलेंसी, बाकी के ऑक्सीजन लगाने आपको, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन लगा दीजिए। ठीक है, सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी? 3 और 2 5, मतलब एक ऑक्सीजन पक्के तौर पर डबल बॉन्डेड है। यस बेटा? होगी, 6 वैलेंसी पूरी होगी। अब बाकी के दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, जो कि S2O3 पर 2 नेगेटिव तो है ही। यस, क्लियर है? उस वाले सल्फर के पास ऑक्सीजन क्यों नहीं है? सल्फर तो बना सकते हैं ना 8 से ज्यादा। सल्फर? पर उस वाले सल्फर के पास ऑक्सीजन क्यों नहीं है? ऑक्सीजन क्यों नहीं है? देखो बेटा, इसका आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ। जैसा स्ट्रक्चर है वैसा तो वैसा उसके पास भी हो सकती है, ठीक है, बट इस केस में नहीं, बीच में भी हो सकती है। अगर उसके पास होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना कंपाउंड की। उसके पास, सल्फर के पास ऑक्सीजन होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? ठीक है, मुझे जो स्ट्रक्चर आता है वो यही है। क्या इसके बीच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अंजलि कुछ ऐसा बता रही थी, बीच में ऑक्सीजन भी हो सकता है। आप कैसा बता रहे? चलो आप वाला स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा पॉसिबल है कि नहीं। ये सल्फर है, दूसरा सल्फर सिंगल बॉन्ड, फिर सल्फर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा कह रहे हो? यस सर, मेरा भी यही स्ट्रक्चर था कि बीच में डबल बॉन्ड और साइड साइड में दोनों ऑक्सीजन। बीच में कहाँ डबल बॉन्ड? सल्फर के बीच में। सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद साइड में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे। यस यस सर, उसके बाद एक ऊपर ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ दोनों सल्फर से। अरे दोनों पर कैसे लगा सकते हो? 3 तो होगी पूरी। एक ही ऑक्सीजन, लेकिन एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड दोनों सल्फर के साथ बना रखे हैं उसमें। ऐसे सर 2 नेगेटिव कहां से दिखाओगे? पहले 2 नेगेटिव, प्रणव बेटा देखो 2 नेगेटिव दिखाओ सबसे पहले। दूसरा, सल्फर के कितने बॉन्ड कर रहे हो? 2 और 2 4 और 1 5 ही बॉन्ड कर रहे हो। सल्फर 2 4 और 6 वैलेंसी दिखाता है, 5 नहीं दिखाता। क्यों दिखाता है 2 4 6, वो भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में देख चलते हैं इसको। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर तो बिल्कुल गलत बनेगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आपने ट्रायंगुलर रिंग बना दी, वो और ही अनस्टेबल होती है, और आप उसको स्टेबल बोल रहे हो, है ना? देखिए H2S, यहाँ पे सबसे पहले सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का भाई? 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 और 2 12 16 होता है। 4 आ गए, p में 4 होते हैं। क्लियर है? यस सर यानी कि ये होगा लोन पेयर, ये लोन पेयर की तरह काम करेगा, और 3px 3py और 3pz, ठीक है, इसमें 2 हैं, इसमें एक एक है, तो ये भी एक लोन पेयर हो गया, और ये दोनों होंगे जो बॉन्ड बनाएंगे। यस, क्लियर है? सर H2S में 2 H जुड़ गए, बात ही खत्म। अब बात आती है 2 वैलेंसी तो दिखा दी और 2 लोन पेयर हो गए सल्फर के अंदर, तो ये तो वाटर जैसा स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा। सल्फर 2 लोन पेयर्स, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन। इसकी 2 वैलेंसी तो पक्का होती है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि सल्फर में 3D भी होता है, 3D खाली पड़ा है। थर्ड शेल अगर शुरू हो गई, जैसा मैंने देखो जब मैं अंजलि के ग्रुप को पढ़ाता था, तब अंजलि को याद होगा, मैंने इस पर बहुत फोकस किया था, याद है बेटा?
या आप थे ही नहीं थे तब? रिवीजन करते थे केमिकल का कंपाउंड वाला चैप्टर। ये आपने किया था क्या? मैंने ऐसा कुछ बताया था कि 3D क्यों होता है, क्या कारण है? यस सर, आपने मतलब बताया था केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर्स की हाँ रिवीजन। उसमें बिल्कुल बिल्कुल यस, उसमें मैंने यस रिवीजन में ही मैंने बताया था। तो देखो इसमें मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ क्या होता है। अगर किसी एटम की लास्ट शेल शुरू हो गई ना, ये बेसिक्स है प्रणव बेटा, आपको अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो अब यहाँ से कर लेना। अगर किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल शुरू होगी ना, लास्ट वाली शेल, तो पक्के तौर में उसने सारी शेल्स होंगी। थर्ड शुरू हो चुकी है तो थर्ड में सारी 3p 3d 3f सब होंगी। 3f होता ही नहीं है ये पता है हमें, तो 3d तक होता है। तो थर्ड डी उसमें होगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन 0 है तो 3d पूरा है। तो और एक कमाल की बात है, 4s हमें पता है पहले भरता है 3d से, ये भी पता है सभी को। यस सर। और एस की Yes. एनर्जी कम होती है, भले ही इसकी एनर्जी कम है, लेकिन अगर एटम को गर्म करोगे, यहाँ से एटम को आग लगा रखी है आपने, सल्फर को, अगर एटम को आप गर्म कर रहे हो तो एटम का ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा या एस में जाएगा? बताओ, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, इसमें एनर्जी कम है, यहाँ चला जाता हूँ मैं, पहले तो डी डी से में होकर ही गुजरेगा। जाएगा क्योंकि अभी तो थर्ड शेल ही है ना उसके पास बस। हाँ डी से होकर गुजरेगा तो वो डी में ही रुक जाएगा, भले ही डी की एनर्जी ज्यादा है बट एक्साइटेड स्टेट में वो डी में जाएगा। और अगर देखो कमाल की बात है, इलेक्ट्रॉन शेल क्रॉस नहीं करता, रेयरली करता, जब करता तब भी बताएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जनरली शेल क्रॉस नहीं करता है, तो यानी थर्ड डी में रह जाएगा वो। तो पी लोन पेयर था, जो पी में 2 थे लोन पेयर था, एक इलेक्ट्रॉन डी में आ गया। और यहाँ एस जो है ये भी लोन पेयर था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d के अंदर एक और आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके ये एक्स स्क्वायर माने वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर मान लीजिए, तो इस तरह से दो वैलेंसी ये रही और 2 वैलेंसी ये थी और तीसरी ये थी, ठीक है, और एक एस की ये रही, 4 6 होगी पूरे। तो एस का 1, पी के 3 और डी के 2, यस हो गए 6, 3 और 2 5 और 1 6। इस तरह से सल्फर 6 वैलेंसी दिखा सकता है। बट अगर उसका एक लोन पेयर एक्साइट ना हो, 3s का यहीं पर रह जाए, तो क्या होगा, सिर्फ एक डी में 3p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, तो यानी अब सिर्फ 4 वैलेंसी दिखाएगा। और अगर कोई भी लोन पेयर ना जाए तो ठीक है, अगर कोई भी लोन पेयर नहीं जाता तो सिर्फ ये दोनों लोन पेयर रह जाएंगे और ये दोनों बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो ये अब कितनी दिखाएगा वैलेंसी, ये अब वैलेंसी दिखाएगा 2 ओनली। यस क्लियर है? यस अब लोन पेयर क्या होता है, अब इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि लोन पेयर क्या होता है ना। तो मैंने ये चीज भी आपको बताई थी कि लोन पेयर क्या होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे हमने इसकी लिखी थी, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, 3s में 2 और 3p में 4, यही थी ना लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट शेल कौन सी होती है, लास्ट शेल है को ही वैलेंस शेल बोलते हैं, और यहाँ लास्ट शेल है थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लास्ट शेल के अंदर, वो है 6, है ना। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जनरली ये नंबर 4 से ज्यादा हो तो 8 में से माइनस कर दो, वरना जो भी नंबर है वही आएगा। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ गया 2। तो वैलेंसी तो आ गई 2, लेकिन ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो ये इसके पास, अब देखो वैलेंसी 2 कर ली, अब हम लोन पेयर निकालते हैं। लोन पेयर को कैसे निकाला, 6 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, 2 ने बॉन्ड बना लिया तो कितने बचे, 6 माइनस 2, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। चारों क्या है, पेयर में है ना, तो इसलिए पेयर निकालने हैं इसके, तो यानी 2 लोन पेयर हैं। यस क्लियर है बेटा? सर ये सबको समझ में आ गया लोन पेयर कैसे निकालते हैं? ये चीज 1 to 20 अगर आपको नहीं आता, 1 से 20 तक एलिमेंट लिखिए, सबका एक एक वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं अभी नोटबुक पर, वरना स्नैपशॉट ले लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसकी लास्ट शेल ढूंढनी है। लास्ट शेल थर्ड है, थर्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका टोटल कर दो, और वो टोटल अगर 4 से ज्यादा आता है तो 8 में से माइनस कर दो, वो आ गई वैलेंसी। अब वैलेंसी के अलावा जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर में लिखना, पेयर में, क्योंकि लोन पेयर पेयर में होते हैं वो, तो लोन पेयर आ जाएंगे। समझ गए सभी? 1 से 20 तक निकाल के देख लेना लोन पेयर कैसे निकालते हैं, आपको पता लग जाएगा। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन सकता है कैसे, अगर इसमें आगे खाली ऑर्बिटल हो तो लोन पेयर हाइयर ऑर्बिटल में, जैसे मैंने बोला 3s वाला एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, 3p वाला एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरा खुद खाली हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये बेसिक्स हो जाएगा लेकिन वो जरूरी है ताकि आपको आ जाए वो। 1s2 2s2 2p6, ये तो अंदर वाली शेल है, ये कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। जो लास्ट शेल होती है ना वो थर्ड है हमारी, तो यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी। इसको एक्सपेंड करके लिख लेना हमेशा, 3py 3pz, इसके अलावा आप 3d भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, 3d दोनों ही, ठीक है। 3d 1 और 2 में 1 2 लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर लगा सकते हैं, ये दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें भी 2 थे, इसमें एक एक था, एक्सपेंड करके। अब अगर मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कर दूं तो ये एक्साइट होकर यहाँ जाएगा, तो देखो 2 वैलेंसी बढ़ गई। यस, पहले सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते थे, अब 2 वैलेंसी बढ़ गई। क्लियर है? यस सर।
अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दूं तो भी 2 वैलेंसी और बढ़ जाएगी, ठीक है, तो 6 हो गई। यस बेटा, समझ में आ गया सबको? यहाँ मान लो मैं क्लोरीन जोड़ रहा हूं। Yes, sir. और ये कब होता है? अब बात आती है क्या हाइड्रोजन ही जुड़ेगा? नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ड्रैगो रूल टाइप में ये रूल आते हैं, याद रख लेना, उसी का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट समझा रहा हूँ, वो बहुत काम का है। वो क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है जो इसके एक इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को हायर ऑर्बिटल में क्या करेगा? एक्साइट कर सकता है और फिर उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्यों? क्लोरीन कहता है मैं बहुत स्ट्रांग हूं, तू मेरे साथ बॉन्ड बना, जो तेरी एनर्जी बढ़ेगी ना जब तू अपना लोन पेयर हायर ऑर्बिटल में लेके जाएगा, मेरे साथ बॉन्ड बनाने से वो मैं उसको घटा दूंगा, उससे भी ज्यादा घटा दूंगा, तो कुल मिला के स्टेबल हो जाएगा। तुम समझ में आ गया? सर Yes, sir. लेकिन अगर हाइड्रोजन जोड़े तो हाइड्रोजन में इतनी औकात नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को हायर में भेज देगा और उसके बाद कहेगा मेरे साथ बॉन्ड बना ले, मैं तेरी एनर्जी को स्टेबल कर दूंगा। वो कहेगा भाई देख, मैं तो इतनी एनर्जी, जब बॉन्ड बनेगा इतनी एनर्जी रिलीज कर सकता हूँ, और तेरे को इससे ज्यादा एनर्जी तो चाहिए तुझे एक्साइटेड में जाने के लिए, तो मेरे साथ एक्साइटेड में जाके बॉन्ड बनाएगा तो तेरी एनर्जी बढ़ेगी, कुल मिला के घटेगी नहीं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जो है यही लोन पेयर को एक्साइट कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. तो इसलिए ये चीज पी ब्लॉक में आती है, इसलिए SH6 कैन नॉट एग्जिस्ट, 6 बॉन्ड नहीं बना सकता ये, बट SF6 कैन एग्जिस्ट। रीजन समझ में आया? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को डी में क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है और फिर बॉन्ड एक्साइट कर सकते है ना, हिम्मत है इसमें, क्योंकि ट्रांसफर करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उससे एनर्जी कम हो जाएगी सिस्टम की। यस बेटा, क्लियर है ये सबको? हैं। सर Yes, है ना? sir. लेकिन हाइड्रोजन की इतनी हिम्मत नहीं है भाई, वो ऐसा नहीं कर सकता, तो ये है उसकी रीजन। और अब देखो ये 2, 4 और 6 वैलेंसी दिखाता है, ये क्लियर हो गया सबको? सर Yes. अब देखो नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, मेरे को कोई बताएगा? नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। यस, Yes. सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहने वाला है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा फास्फोरस की, यहां से मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ वो आपको आनी चाहिए, आई थिंक सो। थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, अंजलि ने ये किया हुआ है लेकिन शायद भूल गए होगे ना। तो देखो 3s में 2 और 3p में 3। यस, क्लियर है सबको? और सर ये है हमारा फोस्फोरस, नॉट सल्फर, एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो जरा इसमें क्या होता है, ये क्या एक्साइट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। 3D इसमें भी है, 3D1 3D2। मैं 3D1 3D2 का मतलब चलो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिख देते हैं और ये z स्क्वायर है, ठीक है, कॉमनली समझ लेना, ठीक है, जो 3D के ऑर्बिटल्स हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा, अंदर वाले तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। 3s2 3px 3py 3pz, ठीक है, और यहाँ आएगा 3dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3dz स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या 1 1 1, तो 3 वैलेंसी तो ये दिखाता है। कैसे? टोटल इलेक्ट्रॉन है 5, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से माइनस कर दें, कितने बने? 3 3, तो इसकी वैलेंसी आ गई। लास्ट शेल इज वैलेंस शेल, वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड बनाने में, लास्ट शेल ओनली, पीछे वाली शेल कुछ नहीं करती। डी ऑर्बिटल्स में 2 लास्ट शेल होती हैं, 2 शेल पार्टिसिपेट करती हैं, एक तो डी हो गया और एक डी के बाद में जो लास्ट शेल आएगी 4s भरता है ना उसमें, 4s 5s 6s और फिर 3d 4d 5d, है ना। तो यानी डी और एस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एफ में 3 शेल पार्टिसिपेट करती हैं, एस और पी ब्लॉक में ओनली एक शेल पार्टिसिपेट करती है, वो भी लास्ट वाली। यस, क्लियर है सबको? यस सर Yes. है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब देखिए 8 - 5 ये आ गया 3, यानी कि 3 तो इसकी आ गई वैलेंसी। तो लोन पेयर कितने आएंगे भाई? टोटल 5 थे, 3 ने बॉन्ड बना लिए, पेयर में होने चाहिए तो 2 बचे, 2 का पेयर बनाएंगे तो एक ही बनेगा, मतलब एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास भी निकालोगे तो एक लोन पेयर निकलेगा, नाइट्रोजन के पास भी एक ही लोन पेयर निकलेगा और 3 बॉन्ड पेयर निकलेंगे, 3 बॉन्ड बनाएगा वो। बट नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, नाइट्रोजन इसलिए तो excited 2 state पे में खत्म हो जाता है। तो नाइट्रोजन में डी नहीं होता तो वो तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर डोनेट तो कर सकता है किसी को, पर अपना एक इलेक्ट्रॉन ईयर शेल में निकाल के और फिर 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, फॉस्फोरस बना सकता है, नाइट्रोजन 4 बना सकता है। कैसे? लोन पेयर डोनेट कर सकता है, coordinate bonds. Coordination. बॉन्ड बना के, है ना, लोन पेयर को डोनेट करके, क्योंकि लोन पेयर तो लोन पेयर रहेगा, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो 5 तो 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट किया तो एक ही और बॉन्ड बनेगा, तो वो 4 तो बना सकता है। फास्फोरस 4 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है। 4 कब बनाएगा? कोऑर्डिनेट बना के। 5 कब बनाएगा? जब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 देखो अब कब बना रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट हो गया, मान लो इसके साथ मैंने सारे क्लोरीन जोड़ दिए। याद रखना मैं क्लोरीन सोच समझ के जोड़ रहा हूँ कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही ऐसा कर सकता है, लोअर वाला नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है बेटा? सर
बन गए 5 बॉन्ड, तो यानी कि ये 5 बॉन्ड, फोस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन 5 बॉन्ड नहीं, क्या नाम उसका, नाइट्रोजन नहीं बना सकता। क्यों? अब ये क्या 4 बना सकता है? 4 तो ये बना सकता है। कैसे भाई? फोस्फोरस अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दे और बाकी के 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी उसके पास जुड़े और एक लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर दे, जैसा कि NH4 होता है, NH4 पॉजिटिव। यस बेटा, सबको पता है ना? सर नाइट्रोजन भी 4 बना सकता है, फोस्फोरस भी 4 बॉन्ड बना सकता है, बट अगर वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। फोस्फोरस के साथ भी ऐसा होगा। क्या फोस्फोरस वैसे अकेला 4 बना सकता है? नहीं बना सकता। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो भाई ये 3 ही बॉन्ड बनेंगे, ये वाला तो नहीं बनने वाला है ना। क्लियर है ना? Yes. सर यानी अगर किसी सिस्टम के पास, याद रखना आप जरा, अब उस 4 वर्ड को भूल जाओ, अगर किसी सिस्टम के पास में, किसी सिस्टम के पास ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि 3 बॉन्ड, वैलेंसी अगर उसकी ओड है, ओड, तो उसके अंदर अगर डी ऑर्बिटल में लोन पेयर जब भी हायर में जाएगा तो यहाँ एक, सोचो यहाँ एक रह जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, तो वैलेंसी +2 होगी। एक लोन पेयर +2 वैलेंसी करता है, +1 कभी नहीं करता। यस, क्लियर है ये सबको? सर Yes. अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है एक लोन पेयर तो वो +1 कर सकता है, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो अलग कहानी होगी। अगर उसको नॉर्मल बॉन्ड बनाना है तो वो एक्साइट करेगा, तो एक एक्साइट होगा लोन पेयर, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले में गया, एक इसमें रह गया, 2 सिंगल हो गए, 2 सिंगल मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे। यस, क्लियर है ना सबको? सर ये कहानी बहुत अच्छे से आनी चाहिए सभी को। तो 2 बॉन्ड अगर ये बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि वैलेंसी हमेशा +2 में चलती है। अगर वो ओड है तो +2, तो सल्फर की वैलेंसी थी 2, तो मैंने बोला सल्फर 2, 4 और 6 बॉन्ड बना सकता है। व्हाई आई एम सेइंग 2, 4 और 6, मैंने 3 और 5 का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये इवन इसकी वैलेंसी है, तो एक लोन पेयर जाएगा तो 2 बॉन्ड और बन जाएंगे, मतलब 4 बन गए। फिर एक और एक्साइट होगा क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो फिर 2 और बन जाएंगे। क्लियर है? Yes. सर इसी तरह से आयोडीन की वैलेंसी होती है 1 और आयोडीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। ये तीनों लोन पेयर आयोडीन इजीली डोनेट कर सकता है। फ्लोरीन 7 बॉन्ड नहीं बनाएगा, याद रख लेना। फ्लोरीन के पास तो डी होता ही नहीं, क्लोरीन के पास डी होता है, तो क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को हायर ऑर्बिटल में लेके जाना, क्लोरीन का न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता है, आयोडीन का भी स्ट्रॉन्ग होता है, बट आयोडीन बहुत बड़ा। आयोडीन पता है Yes. धर्मात्मा Size आदमी, बड़ा. हाँ, धर्मात्मा आदमी समझ लो इसको। इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, कहता जा, कोई बात नहीं, ले जा। अगर कोई इसको दे के जा रहा है, दे दे यार, संभाल लेंगे, समझ गए? ये ऐसा आदमी है। तो यानी आयोडीन बहुत बल्कि होता है साइज में, एक इलेक्ट्रॉन आने या जाने से इसको कोई फर्क नहीं होता, इसलिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को हायर अपने ऑर्बिटल में भेज सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद में बॉन्ड बना सकता है 7। बट किसके साथ बनाएगा? फ्लोरीन ओनली। ये क्लोरीन के साथ भी 7 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो तीनों लोन पेयर को एक्साइट करेगा, तो एक बॉन्ड पहले बना रहा है, एक लोन पेयर एक्साइट करेगा तो 2 प्लस हो गए, 3 बन गए, फिर एक एक्साइट करेगा तो 5 बन गए, फिर एक और तीसरा लोन पेयर एक्साइट करेगा तो 7। 1 3 5 7, ये 1 3 5 7 बनाता है। सल्फर 2 4 6 बनाता है। रीजन समझ में आया दोनों का? सर Yes. ये क्रैमिंग की चीज नहीं है, इसीलिए मैंने इस पे मत्था मारा है कि ये समझिए। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और एक्साइट कीजिए, अगर डी ऑर्बिटल है तो एक्साइट कर दो, बाकी कर दो, ठीक है? बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही वैसा करेगा वो। क्लियर है सबको? सर Yes, sir. यस बेटा, अब आगे बढ़ सकते हैं ना इससे? सर ठीक है, तो अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सल्फर भाई 2 4 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? 2 4 और 6 तीनों तरह के बॉन्ड सल्फर बना सकता है। तो अब मैं उसको अब एक्सप्लेन करूंगा कि 2 4 6 कौन कौन से वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है? ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कि सल्फर कैसे बॉन्ड बना रहा है। तो देखो सल्फर जो है वो 2 वैलेंसी तो दिखाता है H2S के साथ, ठीक है? और 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। सल्फर 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, ठीक है? ये तो वाटर जैसा स्ट्रक्चर हो गया, सबको पता है वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब इसके बाद में आता है H2SO3 का स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो सल्फर है वो कितनी वैलेंसी दिखा रहा है भाई? यहाँ पर वैलेंसी वो दिखा रहा है 4, ठीक है? 4 वैलेंसी। कैसे? चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सल्फर डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव, और यहाँ पर H लग गया, H पॉजिटिव, यानी कि आप OH लगा दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी O और H लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एक आ जाएगा लोन पेयर, एक लोन पेयर इसने एक्साइट कर दिया, जिससे 2 बॉन्ड और बन गए। यस, टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको? सर H2SO3 का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं H2SO4 के स्ट्रक्चर की। यहाँ पर ये 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है? यहाँ पर सल्फर जो है उसकी वैलेंसी होती है 6 वैलेंसी। सर वो लोन पेयर की तरह एक और ऑक्सीजन आ जाएगा। यस, बस इतना सा, डबल बॉन्ड के साथ आएगा वो भी, याद रखना, डबल बॉन्ड के साथ 2 बॉन्ड और बढ़ जाएंगे बेटा, ऐसे बोलिए इसे, दैट विल बी परफेक्ट ना। 2 बॉन्ड, और ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है,
क्यों? क्योंकि सारे 4 बॉन्ड टोटल हैं, ये टेट्राहेड्रल बनाएगा, इसमें एक लोन पेयर है तो ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल, लेकिन वैसे इसका वो क्या होगा, ट्राइंगुलर शेप में कुछ होगा, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। Yes. ठीक है, तो ये इस तरह से 2 4 6 बॉन्ड बना सकता है सल्फर। अब याद रखिएगा, अब यहाँ पर प्रणव जो गलती कर रहा था, मैंने इसीलिए ये राम कहानी फिर से थोड़ा ज्यादा बड़ी कर दी कि यहाँ पर वो गलती होनी नहीं चाहिए। आई नेवर एक्सपेक्ट दैट यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, बिकॉज ये बहुत कॉमन सी चीज है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगता है इसमें, अगर +1 हल्की फुल्की रफ रह गई हो, नो वरी, ठीक है। मेरा माइक ऑफ हो गया क्या? नो सर। ओके, है अभी, ठीक, मुझे लगा मेरा माइक ऑफ हो गया, ठीक है। तो देखिए, अब ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ अब देखो, हमें टोटल सबके ना इस सल्फर के साथ हमने क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया सल्फर 2 लोन पेयर्स के साथ में, ठीक है। और दूसरा, यानी कि इसने तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड बन गए, ठीक है। दूसरा सल्फर क्या कर रहा है, 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, सॉरी, और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल इसके बॉन्ड कितने हो गए, 2 4 6, इसके 6 बॉन्ड हो गए और 2 नेगेटिव चार्ज। यस बेटा। H2S2 इसको एक्चुअल में इसका नाम होता है H2S2O3, ये एक एसिड है, समझ लो, H2S2O3। यस, क्लियर है? वहां H पॉजिटिव आयन उड़ा दो तो O नेगेटिव बन जाएंगे, क्लियर है? सर। ठीक है, ये है वो लीगेंड। अब इसमें दोनों ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं, सल्फेटो, ठीक है, थायोसल्फेटो, ये इसका नाम है, नाम ध्यान से पढ़ना, स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है बेटा सायानेटो जो है, O ऊपर नेगेटिव है, साइनाइड के साथ में O जुड़ गया, ऊपर नेगेटिव आ गया, सीधी सी बात है, एक बॉन्ड बना हुआ साइनाइड के साथ और O नेगेटिव आ गया। और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है साइनाइड के साथ में, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना बहुत आसान है, ठीक है। सर यहाँ पे O नेगेटिव CN क्यों लिखा हुआ है, मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन पहले क्यों है? अरे ये वैसे लिख रखा है, ऑक्सीजन जो आप कैसे भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये एक्चुअल में दिखा रहा है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये, ठीक है। आप पहले बात लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली इसको जोड़ते ऐसे ही है बेटा। जब ये जुड़ता है ना, देखो, जब हम लिगेंड्स को जोड़ेंगे मेटल के साथ में तो हम ऐसे जोड़ते हैं, OCN, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि यहाँ CNO लिख दूं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है? आप ऐसे मत दिखाना, हालांकि दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे मत दिखाना, क्योंकि उसमें आपको कंफ्यूजन होगी कि ये कार्बन के साथ जुड़ रहा है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, क्लियर है? यस जब हम इसके डायग्राम्स करेंगे ना, तब आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। जब हम लिगेंड्स को जोड़ेंगे ना, इनके डायग्राम्स भी आएंगे इस लेसन में, ठीक है, और आइसोमेरिज्म आएगा, बहुत बेटर वाला आइसोमेरिज्म आएगा, नो वरी, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, अब इसमें SO3 सल्फाइट आयन था वो, H2SO3 सल्फोनेट, ठीक है, तो इसका नाम है सल्फाइटो, क्लियर है? H2SO3, SO3 2 नेगेटिव मैं करवा चुका हूं, याद है? यस ClO2 नेगेटिव, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है, क्लोराइटो, ऑक्सीजन पर भाई ClO नेगेटिव भी है, हाइपोक्लोराइटो, हाइपोक्लोरिक पर क्लोरिक एसिड भी होता है, एक NO2 पर नेगेटिव, ये तो सीधा नाइट्राइटो, ठीक है। HSO3, H2SO3 मैंने एसिड का स्ट्रक्चर करवाया आपको, HSO3 मतलब एक H जुड़ा हुआ है, वही स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम, हाइड्रोजन सल्फाइटो। यस बेटा। अब क्लोरीन वाले स्ट्रक्चर करवा देता हूँ थोड़े से, ठीक है, वो आपको याद रहेंगे फिर। क्लोरीन पर क्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, एक दिन हमने बात की थी, याद है ना? तो देखो, पर क्लोरिक एसिड का ना मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको। पर क्लोरिक एसिड क्या होता है, HClO4, ठीक है। इसके अंदर देखो, H तो Cl के साथ ही जुड़ा होता है, इज नॉट दिस, ऐसा होता है। और फिर उसके बाद में 4 ऑक्सीजन है, क्या ऐसा होगा? नहीं, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, बॉन्डेड होंगे और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा जिसके साथ H होगा, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, HCl जैसा नहीं है ये। तो अब ये ऐसा है, तो अब ऑक्सीजन, क्लोरीन के पास देखो कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर, 3। इसका नाम क्या होगा? अगर हम इसका नाम डाल, मतलब इसको लिखना चाहे तो HClO लिखते हैं, ठीक है, HClO। अब HClO4 को बनाए तो HClO4 देखिए कैसे बनेगा, मैं इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, इस एरो को, ठीक है। अब देखो HClO4 कैसे बनेगा, Cl के पास 3 लोन पेयर थे ना, तो तीनों ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए डबल बॉन्ड O से, और मैंने बोला था ये अपना लोन पेयर को एक्साइटेड फॉर्म में आगे ले जाएगा, तो एक लोन पेयर जाएगा तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 गए तो 4 बने, 3 गए तो 6 बॉन्ड, 6 के 6 यानी 3 ऑक्सीजन जुड़ गई और 6 बॉन्ड पेयर बन गए। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। यस क्लोरीन ऐसा कर सकता है, यहाँ 7 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ यानी इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 7 है क्लोरीन की, यहाँ पर याद रख लेना। और ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक जैसे साथ कई बार करते हैं, कई बार ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से बेटर होता है ऑक्सीजन, ठीक है।
तो वो भी कभी फिर डिस्कस करेंगे कैसे बेटर होता है वो, ठीक है। वो बस इतना है कि वो डबल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन तो साथ जोड़ने पड़ेंगे। मान लो कि कोई हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखानी है, मान लो 10 ऑक्सीजन स्टेट दिखानी है आपको, तो 10 फ्लोरीन जोड़ना, UF10 गलत है, उसकी 10 बजाय तो क्या करना? होती ही नहीं, मतलब 8 से सर ज्यादा फाइव। नहीं। अरे होती है बेटा, 10 भी होती है, 12 भी होती है, 12 भी जुड़ सकते हैं एक ही एटम के साथ, ठीक है, नो वरी। सर 5O2 लगा देंगे उसकी जगह। ऑक्सीजन लगाते हैं, मान लो इसकी 12 दिखानी है अपने को, तो O6 यानी यू के साथ में 6 ऑक्सीजन को ऐसे आप जोड़ सकते हो, 6 ऑक्सीजन को, समझ में आया भाई? बट सर ये अगर अगर आप यहाँ 12 यूरेनियम के साथ 12 फ्लोरीन अगर जोड़ोगे तो उतनी जगह ही नहीं होती 12 जोड़ने की। इस वजह से कई बार ऑक्सीजन बेटर काम करता है, यानी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा दिखाने के लिए ऑक्सीजन वर्क करता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। क्वेश्चन आया था कई बार कि फ्लोरीन की बजाय ऑक्सीजन क्यों ज्यादा अच्छा है, ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन स्टेट को एनहेंस कर देता है, पावर दे देता है उसको, दो की पावर दे रहा है। फ्लोरीन एक की पावर देता है, हालांकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन वो बेचारा अकेला ही है ना, तो उसको 12 जोड़ने पड़ेंगे। हाँ बेटा आप कुछ बोल रहे थे प्रणव? सर मैंने तो मतलब +1 में पढ़ा था कि 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं, अगर उसमें अगर R या ऑक्सीडेशन स्टेट 8 से ज्यादा तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर में कुछ गलती है, 8 से कम ही होगी, 8 ही होगी, स्ट्रक्चर में कुछ गलती होगी सर। जैसे कि CrO5 है, उसकी हमें लगता है कि 10 है, लेकिन उसकी असल में 6 हाँ होती है। ठीक है, समझ गया, वो जो आपने पढ़ा वो थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, ठीक है। हायर क्लासेस में 12 ऑक्सीजन स्टेट तक मैंने पढ़ रखी हैं, पढ़ा भी रखी हैं MSc लेवल पर, ठीक है। आपके लेवल पर यही बताते हैं और यही सत्य है आपके लेवल पर, ठीक है। लेकिन आगे होती है बेटा 12 होती है। एग्जाम्पल ये यूरेनियम ही ऐसा कुछ दिखाता है, यूरेनियम 8 भी दिखाता, 10 भी दिखाता, 12 भी दिखाता, ठीक है, नो वरीज, सर उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैंने ठीक बताया, ओके। 8 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में वो कंसीडर्ड नहीं है, +2 तक इतना ही बताते हैं बच्चों को, वरना वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फिर ठीक भी नहीं होते हैं। एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, केमिकल जो बॉन्डिंग है उसके अंदर मेरे स्ट्रक्चर कभी आज तक गलत नहीं हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे को सारे स्ट्रक्चर आते हैं, नो आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन मैं जो लॉजिक लगाता हूँ, जो अभी अभी आपको ये कहानी बताई ना, ये बेस्ट एवर लॉजिक है। इसको लगा के ऑक्सीजन स्टेट निकाल के कितने बॉन्ड कितने लोन पेयर हायर में जाएंगे, कैसे होगा, थोड़ा सा हिसाब किताब लगा के, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस, जैसे आप +1 में वो थोड़ा सा पढ़ते, आई थिंक अंजलि को ये चीज सारी बेटरली समझ में आई होगी आज, क्योंकि उसकी रिविजन हुई है ना, यही सेम चीज थी ना बेटा अंजलि? तो यस वैसा ही कुछ अगर आपकी थोड़ी सी और इसी चीज में, मतलब आप हल्की सी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं कहता हूँ कोई स्ट्रक्चर गलत होता ही नहीं है, कभी कभी नहीं होता, रेयरली ठीक है, कई बार अंदाजा लगाना पड़ता है, कुछ अलग स्ट्रक्चर भी होते हैं, मतलब आपने जिस लेवल पे स्ट्रक्चर पढ़े उसके अलावा भी स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिज्मेटिक एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिज्मेटिक एंटी प्रिज्मेटिक, वो एक अलग ही लेवल का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में डाई बोरेन्स है ना, इन बोरेन्स के स्ट्रक्चर आते हैं बहुत सारे, B6H10, B6H12, 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें क्लोजो, नीडो, आर्किनो, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं डाइबोरेन्स के। ये थोड़े से डायमंड शेप जैसे से होते हैं, जैसे डायमंड होता है ना गोल गोल सा, और थोड़ा वो अलग अलग तरह से कट लग जाए उसको, वैसे। ओक्टा हेड्रोन्स, हेड्रोन्स क्या होता है वहां समझ में आता है, हेड्रोन का मतलब क्या है, सिर्फ वो स्ट्रक्चर वहां तक अगर आप पहुंच गए डाइबोरेन के स्ट्रक्चर तक, बस वो एंड है केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स का। उसके बाहर जो भी आता है वो तो फिर ऐसे आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन वहां पर जो लॉजिक्स है उसके बाहर लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं, फिर लॉजिक नहीं है, फिर तो रट्टा मारना पड़ेगा। समझ में आया बेटा? तो वहां तक मतलब थोड़ा सा और टच ले लोगे तो वो कहानी खत्म है। स्ट्रक्चर्स मैंने वहां तक अच्छे से बिल्कुल डिटेल में करवा रखे हैं, सबको कर भी रखे हैं, तो मेरे स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते हैं, नेट वाले में भी और किसी भी पेपर में अगर स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन आते हैं वो नियरली हमेशा हमेशा सही होते हैं। अभी तक तो हो सकता है कभी गलत हो जाए, मैं ये नहीं कह सकता भाई कि आई एम नॉट द गॉड, ठीक है, गलतियां इंसान से होती हैं, कई बार माइंड भी सेट ना हो, कई बार वैसे ही अंदाजा कुछ और लग जाए, बट जनरली मुझे ये कॉन्सेप्ट बेटरली आता है, तो नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में, तो ये अब आपको समझ में आ गया ये परक्लोरिक एसिड। अब इसने जो बोला ना हाइड्रोजन सल्फाइड, तो नहीं कहाँ था भाई, ClO2 नेगेटिव, क्लोरीन 2 नेगेटिव, यानी H, आप इसको सिंपल HCl और H2ClO ऐसा कुछ बोलेंगे इसे, है ना, 2 नेगेटिव लगा रखा है इसके ऊपर। तो ये शायद क्लोराइटो अलग स्ट्रक्चर है, बट ये सल्फाइटो SO3OCl नेगेटिव, ये HOCl वाला स्ट्रक्चर है, HClO। हाइपोक्लोराइटो जो ना हाइपोक्लोरिक एसिड है, ये HClO जो है ये हाइपोक्लोराइट एसिड है, हाइपोक्लोराइड एसिड, क्लियर है? सर ठीक है, तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर जरूर बना के देखना, लोन पेयर कितने होते हैं आपको यही डिटेलिंग जब करते हो ना तो स्ट्रक्चर्स हमेशा याद रहते हैं, फिर गलतियां नहीं होती, ठीक है, और ये जल्दी याद होते हैं फिर बेटा, ठीक है। आगे देखो लिगेंड नेमिंग विद आइड, आइडो, जो आइड से खत्म होते हैं वो आइडो, ठीक है। ऊपर वाला क्या था, ई को हटाकर ओ लगा देते हैं, ठीक है। आयनिक लिगेंड्स आर एंडेड विद ई, एंडेड विद ओ, सॉरी ओ के साथ जो एंड होते हैं, है ना, तो नाइट्रेटो है,
सीधा ही बता दिया इसने ओ के साथ, जिसके पीछे आइड लगा वो आइडो लगा देते हैं, फ्लोराइड को फ्लोराइडो, क्लोराइड को क्लोराइडो, जस्ट नेम्स है, ठीक है, सिंपल सिंपल नेम है। अब ये सारे नेम ही आ गए सीधे सीधे, है ना। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आप बना के देखिएगा, जो जो प्रॉब्लम आती है मेरे को बताइएगा। ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, इसमें तो कुछ नहीं आनी चाहिए। साइनाइड हम पहले से कर चुके हैं ना, बट इसको ध्यान से याद रखना, साइनाइडो या साइनाइडो एन भी बोलते हैं इसे। लिगेंड एनसी, एनसी आइसोसाइनाइडो होता है, या साइनाइडो एन, साइनाइडो सी, ये सी से जुड़ता है, वो एन से जुड़ता है, ये जुड़ने वाला मैटर बता रखा है। क्लियर है बेटा सबको? यस दोनों सेम है, जिसको मार्क लगा रहा हूं उसको ध्यान से जरूर करना। हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइडो, हाइड्राइड होता है H नेगेटिव, है ना सर। फिर उसके बाद लिगेंड OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो, ये तो सिंपल सही है ना। डी नेगेटिव को बोलते हैं भाई, डी नेगेटिव, जैसे H नेगेटिव होता है हाइड्राइडो, ड्यूटेरियम होता है ये तो ड्यूटेराइडो, दैट इज नेम ड्यूटेराइडो। उसके बाद में ड्यूटेराइक्स, OH नेगेटिव की तरह OD नेगेटिव भी होता है, तो जैसे हाइड्रोक्साइड होता है वैसे ड्यूटेरो ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरो ऑक्साइड को ड्यूटेरो ऑक्साइडो। क्लियर है? लिगेंड NH2 को एमाइडो बोलते हैं, लिगेंड NH2 नेगेटिव को इमाइडो, ये याद रखना भाई, ये +2 में आगे भी काम आएगा आपके ऑर्गेनिक में, इमाइडो। लिगेंड N3 को नाइट्राइडो बोलते हैं, N3 एजाइड, N3 के लिए वर्ड यूज होता है नाइट्राइडो, इसको बोलते हैं। अब ये नाइट्राइडो, आइडो, इस तरह के नाम है ना। N3 नेगेटिव, अब इस पे N पर 3 नेगेटिव है, मैंने इसका गलत नाम बता दिया, देखो ये N पर 3 नेगेटिव है, सुनिए इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, N पर 3 नेगेटिव, ठीक है, 3 नेगेटिव N पर, और नीचे वाला देखो N3 नेगेटिव, एजाइडो, इसको ये नाम है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मुझे लगा वो यही है। N3 के ऊपर 1 नेगेटिव है, 3 नाइट्रोजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है बढ़िया सारा, वो हम करेंगे, नो वरी, ठीक है, इसको ध्यान से जरूर करना। फिर O2 पर नेगेटिव ऑक्साइडो हो गया, तो सीधा O2 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है। लिगेंड है O2 पर 2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है, ये आपको पता ही है, पर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है ना। O2 पर 1 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन की वैलेंसी -½ होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो -½ होती है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है, और ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है, ठीक है, क्लियर है? लिगेंड सल्फर के ऊपर, ये सल्फर को सल्फोराइडो, सल्फर को ही थायो बोलते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सल्फर और थायो एक जैसी सी बात होती है। HS होगा हाइड्रोसल्फाइडो या फिर मरकैप्टो, मरकैप्टन भी सल्फर के लिए यूज होता है, याद रखना, मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, जो आपके गैस सिलेंडर की गैस होती है ना, उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, SH का मतलब सल्फर ग्रुप, जैसे OH होता है अल्कोहल, वैसे SH होता है थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल को मरकैप्टो के नाम से भी जानते हैं। तो इथाइल मरकैप्टन, जैसे पीने वाली शराब जो होती है, तो यहाँ पे मैं उसको डिफाइन ही कर देता हूँ, पीने वाली जैसे शराब होती है, होता है CH3 CH2 OH, अब इसी की जगह पर OH, इसी की जगह पर, अब अगर आप इसको ऐसे लिख दो CH3 CH2 और SH, ये हो गया इथाइल ग्रुप, और ये SH हो गया मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, ये वो लिक्विड है जो आपकी गैस में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से LPG में स्मेल आती है, गंदी स्मेल, इस सल्फर की वजह से आती है। क्लियर है बेटा सबको? ये मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन की तरह यूज होता है, और इसी की वजह से स्मेल आती है, ये आप याद रख सकते हो, ऑर्गेनिक में भी आएगा दोबारा से, नो वरी, ठीक है। तो ये मरकैप्टन भी इसकी जगह यूज होता है, दैट इज व्हाई आई हैव राइट इट एज इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इसको भूल जाते हैं, ये वही ग्रुप है, और जस्ट ये है इथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन नाम है इसका। आगे आता है एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड पता है ना, दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, बट जुड़ेंगे एक ही साइड से, साइनाइड है नाइट्रोजन या कार्बन की तरफ से जुड़ सकते हैं, आइसोसाइनाइड जो है वो भी नाइट्रोजन या कार्बन की तरफ से जुड़ सकता है, ठीक है, तो डिपेंड करेगा। उसके बाद नाइट्रो, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से जुड़ सकता है ना, नाइट्रो बोलेंगे अगर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, और नाइट्रीटो बोलेंगे अगर नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, साइनाइडो कार्बन से जुड़ रहा है, साइनाइडो N बोलेंगे अगर नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, आइसोसाइनाइडो, ये सारे नाम लिख रखे हैं, ध्यान से एक बार पढ़ना और एक बार लिख लेना, याद हो जाएंगे, सिर्फ एक बार लिखते ही, बहुत आसान है, देखने में लगा बहुत सारे हैं बट बहुत आसान है, ठीक है। नाइट्रीटो और नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो O, नाइट्रीटो अकेला, नाइट्रो अकेला, ध्यान से करना है सभी। NCO नेगेटिव नेम साइनेटो या साइनेटो O, OCN
साइनाइड है ना, ऑक्सीजन के साथ लगा, एन के साथ लगा, आइसोसाइनाइटो आइसोसाइनाइटो एन, ठीक है, क्लियर है ना। सर नेक्स्ट सब नेम है बेटा, थायोसाइनाइटो और ये आइसोथायोसाइनाइटो एन, नेमिंग ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड, तो ये भी वही है, थायोसाइनाइटो आइसोथायोसाइनाइटो, ये वाले स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो साइनाइटो और अगर थायो वाले आ गए तो साइनाइटो वाले भी आ जाएंगे, नो वरी। आगे देखिए बेटा, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, वाटर को एक्वा बोलते हैं, अब ये कमाल की बात है, वैसे वाटर नॉर्मल है, एमाइन एमाइन, ठीक है, एमिनो क्या अमोनिया को एमाइन बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनाइल बोलते हैं, एनओ को नाइट्रोसाइल बोलते हैं, ठीक है। MECONH2 एमी मिथाइल है, CO एसिटामाइड बोलते हैं, अब ये नाम इंपॉर्टेंट है भाई, एसिटामाइड, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद मिथेनामाइन, ये तो सिंपल ही है, मिथेन फोस्फाइन, फोस्फाइन पीएच होता है PH2, PH3 को फोस्फीन गैस होती है, PH3 पॉइजनस गैस है, ठीक है, PH2 हो गया तो फोस्फाइन आ गया, क्लियर है, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। C6 ये बेंजीन है, ये भी आसान है, ठीक है, ये सारे तो आप आसानी से रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो रीडेबल नहीं है उसको मैं अच्छे से वो करूंगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये NC और CN वाला वही सेम टू सेम आ गया। सर PPH3 बेंजीन कैसे लिगेंड की तरह काम करेगा, उसके पास तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। बेंजीन के जो 3 लोन पेयर होते हैं ना, वो तीनों लोन पेयर लिगेंड की तरह काम करते हैं, वो तीनों लोन सॉरी 3 डबल बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड्स, वो लोन लिगेंड की तरह काम करते हैं, डबल बॉन्ड्स। अब ये लिगेंड, जब डबल बॉन्ड वाला लिगेंड समझाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाता है, ये बहुत कहानी इसकी थोड़ी खतरनाक होने वाली है, ठीक है। आपको लगेगा यार ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे, ये तो सिंपल बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट थोड़ा बना रहा है। तो कोऑर्डिनेट और सिंपल बॉन्ड में जद्दोजहद रहेगी, हम उसको अच्छे से करेंगे, नो वरी, ठीक है। फिर आपको ये लगेगा कि सर डेंटिसिटी क्या लिखें, 2 लिखें, 1 लिखें, 3 लिखें, उसको भी क्लियर करेंगे। फिर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है डाटा, ठीक है। जैसे अभी आया था ना कि जो हमारा DMG आया था, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, उसके अंदर था कि 2 तो डोनेट कर रहे हैं लोन पे, और बाकी के 2 उसकी डेंसिटी 4 मानेंगे या 2 मानेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी डिस्कशन आगे करेंगे, ठीक है। तो वो जैसे अंजलि ने बोला था कि सर इसका क्या होगा डेंसिटी, तो मैंने बोला एक बार इसको करो। ट्राइफिनाइल फोस्फीन, PPH3, ये भी बहुत मतलब काम का है, याद रखिएगा, बट आसान है, नो वरी, ठीक है। फिर ये आता है पायरिडाइन, पायरिडाइन पहली बार सुना होगा या सुना हुआ है? सुना हुआ है ये, सर सुना हुआ है, बट मैं रिएक्शन याद वो याद करवा देता हूँ। नेम ये देखिए, बेंजीन जैसा ही होता है, बस नाइट्रोजन लगा दो एक, बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। कहीं पे भी नाइट्रोजन लगा सकते हो, तो 3 डबल बॉन्ड है, वही सब कुछ है। एक कार्बन हट गया और एक हाइड्रोजन भी हट गया, क्योंकि कार्बन गया, नाइट्रोजन लगी, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी था, वो भी गया, तो यानी कि C5H5 और N, दैट इज द नेम, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, ठीक है, C5H5N। ये होता पायरिडाइन, बदबूदार लिक्विड होता है, बहुत स्मेल आती है इसमें से, अगर किसी के कपड़े पर लगा दो ना, तो 2 बार धोने के बाद में भी जब उसको पास ले जाके ऐसे स्मेल करोगे तो स्मेल आएगी पायरिडाइन की, बहुत गंदा होता है, ठीक है। नेमिंग ऑफ द कैटाइनिक लिगेंड, कैटाइनिक लिगेंड देखिए, नेम ऑफ द कैटाइनिक लिगेंड एंड विद EM, कैटाइनिक जो होंगे EM से कटेंगे, जैसे लिगेंड NO पॉजिटिव है, NO पॉजिटिव सबसे स्ट्रॉन्ग वाला है, आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, नाइट्रोसाइलियम। फिर NH2NH3 पॉजिटिव, हाइड्राजीन था ना, वो हाइड्राजोनियम बन गया, हाइड्राजीनियम, EM लग जाएगा बस। नाइट्रो NO2 पर नाइट्रोनियम पॉजिटिव, NO2 नाइट्रो पॉजिटिव भी होता है, ये हमने पहले नहीं किया था, और हाइड्राजीनियम भी पहले नहीं किया था, ठीक है, पॉजिटिव वाले लिगेंड्स में, याद है? पता नहीं, इनमें से शायद कोई किया था। अब देखो, द पाई डोनर लिगेंड आर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ 2 मेटल आयन। ये है वो कहानी पाई डोनर वाली। पाई डोनर लिगेंड अपना पाई बॉन्ड डोनेट कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। एग्जांपल है एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, यही वो एग्जांपल्स हैं जो पाई डोनर है। तो देखो बेटा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, CH2CH2, क्लियर है? यस सर अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सीधा मेटल और इस तरह से बॉन्ड दिखाया होता है, ऐसे, इसको तोड़ देते हैं वो, क्लियर। अब ये सीधा सीधा मतलब यही है इसका कि इसने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये शेयर कर लिया। अब हमें ये लगेगा कि अगर ये शेयर ऐसे कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है, ये तो डोनेशन नहीं हुआ लोन पेयर का, है ना, ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो इसके अंदर की कहानी, अंदर का स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको बाद में समझाने मतलब वाला हूँ। एक बॉन्ड का जो लोन पेयर होता है ना, एक कार्बन के पास आ जाएगा, फिर कुछ ऐसा देखेंगे बेटा, वेट 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 एंड वॉच फॉर दिस, ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, नो वरी।
तो थोड़ा अरे कुछ कुछ मतलब जैसे आपने डायबोन का जब बताया था बनाना बॉन्ड, कुछ कुछ वैसा है आप ये। कुछ वैसा समझ सकते हो, ठीक है, कुछ वैसा भी होता है, बिल्कुल सही है, वहां पर आपने सही गेस लगाया, ठीक है। उसको हम डिटेल में करेंगे, खैर अभी एक बार छोड़ दो इसको, बस समझ लो कि डबल बॉन्ड भी ऐसा कंट्रीब्यूशन करता है। पाई डोनर लिगेंड्स, पाई डोनर लिगेंड्स प्रीफिक्सेस लाइक ईटा एक्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ईटा, ईटा बोलते हैं इसे एन को, ठीक है, ये ऐसा होता है एन, नीचे लेग सी इसकी ऐसे होती है, ठीक है बेटा, स्टाइलिश एन कह सकते हो। एक्स इज यूज्ड, ईटा के ऊपर पावर एक्स लगी होती है, मतलब 1 2 3, अगर 2 लगा तो इसका मतलब ये है कि ये पाई डोनर जो है दो, इसकी डेंटिसिटी दो है, आप ऐसा समझ सकते हो, बट इसको बोलते हैं हेपेटिसिटी। हेपेटिसिटी और डेंटिसिटी में डिफरेंस होता है, वो भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा हम इसको मतलब मोटा मोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूं। फॉर पाई डोनर लिगेंड प्रीफिक्सेस एन एक्स इज यूज्ड वेयर एन ईटा हेपेटिसिटी ऑफ द लिगेंड, एक्स इज द नंबर ऑफ द एटम अटैच्ड टू द मेटल एटम। ये एक्स जो है ना वो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू द मेटल एटम, मेटल आयन के साथ में एन की पावर एक्स है, ठीक है। हेपेटिसिटी ऑफ द लिगेंड एक्स, इसको हेपेटिसिटी बोलते हैं। अब हेपेटिसिटी और डेंटिसिटी दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? सर जितने मतलब एटम्स के साथ लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बने। और एक लिगेंड मतलब कितने मेटल के साथ डोनेट कर सकते हैं? एक लिगेंड मेटल मतलब एक लिगेंड में कितने एटम्स हैं जो मेटल को लोन पे डोनेट कर सकते हैं और मेटल के एटम्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। हेपेटिसिटी क्या हो गया? लिगेंड एक ही है, पाई बॉन्ड है, ठीक है, और वो कितने पाई बॉन्ड डोनेट कर सकता है, तो दोनों सेम से हो गए? नहीं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हेपेटिसिटी को, शायद नीचे लिखा होगा तो बता ही दूंगा, वरना बाद में करेंगे, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन होती है। हेपेटिसिटी द नंबर ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द लिगेंड व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द क्लोजली एसोसिएटेड विद द मेटल एटम इज कॉल्ड हेपेटिसिटी। ये आंसर आई है इसमें, ठीक है। ये क्लोजली नंबर बोल रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, number of carbon atom of ligand which are directly attached or closely associated with the metal in compound is called hepaticity. ये हमेशा क्लोजली होंगे। अब डेंटिसिटी क्या होती है? एक एटम अलग है, दूसरा एटम दूर है ना, इन में इथाइलिन डाइअमाइन, यस सर, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, एक दोनों के बीच में दो एटम और है ना। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऐसा नहीं होता, दोनों कार्बन जो जुड़ रहे हैं क्योंकि पाई बॉन्ड शेयर हो रहा है, तो पाई बॉन्ड में ये दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है मेटल के साथ, मतलब एडजेसेंट कार्बन के साथ में होता है। समझ में आ गया? हेपेटिसिटी और उसमें लिंक, मतलब डेंटिसिटी अलग अलग एटम्स होते हैं जो कि एडजेसेंट नहीं होते हैं, ठीक है। हेपेटिसिटी एडजेसेंट एटम्स होते हैं। अब एडजेसेंट एटम से तो एक क्वेश्चन आता है, तो ये तो ट्रायंगुलर रिंग बन गई, ट्रायंगुलर रिंग, याद है सर यस तो ये तो खतरनाक हो गया। तो मैंने बोला ये ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सिंपल वाला वैसा नहीं होता, वो कुछ वैसा सा ही होगा जैसे बनाना बोर्ड हमने बताया था ना, कुछ कुछ वैसा। तो उसको डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे बेटा, वो अभी नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो उसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, वो कैसे हेपेटिसिटी जुड़ती है। एग्जांपल्स देखिए, एन, इसने लिखा एन पाई है, सॉरी ये पाई है ना, ये पाई है, C5H5 नेगेटिव है, ईटा की वैल्यू है 5, तो ये इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में बताऊंगा कि ये लिगेंड बड़ा मजेदार है, ठीक है। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं सीपी, सीपी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, एनायन होता है ये, ठीक है, सीपी। अब ये इसका सिंबल है सीपी, याद रख लेना, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल। कॉन्ट्रैक्शन से आता है ना क्या बेटा? सर, जो हेक्सेन की रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है हेक्सेन की तब आती है साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं बेटा, इसमें दो डबल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। वो बनता कैसे है वो बाद का मैटर है, पहले इसका ये सुन लो, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। ये देखिए, पेंटागोनल रिंग है, नेगेटिव चार्ज है, इस ये ना एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक, यस एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी क्या होती है? अभी हक्कल रूल फॉलो करती है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, आता है सबको? यस सर, सर प्रणव बेटा आपने भी पढ़ रखा है ना? यस सर, अर्लीन बेटा आपने भी पढ़ा है? यस सर, एरोमेटिसिटी है ना, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिक होता है, इसी वजह से नेगेटिव आयन होता है। एक और इसका बड़ा भाई मिलेगा, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है, उसमें पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, और इसमें होता है नेगेटिव आयन। वो पॉजिटिव आयन स्टेबल है, इसका नेगेटिव आयन स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है तो एरोमेटिक है, वो पॉजिटिव है तो एरोमेटिक, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। क्लियर है? यस सर, तो उसको याद रखिएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब वो आगे आएगा। अब आगे आता है बेंजीन। तो देखो ये क्या कर सकता है, एक लोन पेयर तो सीधा इसने मेटल के साथ शेयर कर लिया, फिर दो यहां से ये दो बॉन्ड ऐसे बने, फिर ये वाले दो बॉन्ड ऐसे बने, क्लियर है? तो 5 बन गए कि नहीं? यस समझना, यानी कि एक डबल बॉन्ड असलियत में जो हम सिंगल सिंगल दिखा रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों
उसकी डेंटिसिटी में या उसकी हेपेटिसिटी में, इट इज नॉट डेंटिसिटी, इट इज हेपेटिसिटी, डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये हेपेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है। तो देखो ये कार्बन हो गया, फिर एडजेसेंट कार्बन ये 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 हो गया। तो ऐसे करके ये 5 के 5 सारे के सारे एडजेसेंट है, दैट इज कॉल्ड हेपेटिसिटी। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब आगे बेंजीन है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, सबको पता, तीनों के तीनों शेयर करेंगे तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो बेंजीन के अंदर ऐसा होता है। अब बेंजीन को ऐसा कुछ मान सकते हैं कि इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके शेयर्ड होंगे मेटल के साथ। यहाँ पर मेटल है, क्लियर है भाई? यस सर। yes, है ना? हाँ। तो ये 6 के 6 जो मतलब 3 बाई बॉन्ड्स होते हैं जो भी। C3H5 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा एलाइल ग्रुप है। ये एलाइल कौन सा होता है? ये सुना होगा, एलाइल तो आपने सुना होगा। एलाइल विनाइल, विनाइल मतलब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर वाला, और एलाइल होता है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन, ठीक है। और ये आ गया CH2, और ये कितना आएगा 2 CH, और ये कितना आएगा CH2, और ये आएगा नेगेटिव। यस बेटा, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, मेटल आयन है, नेगेटिव आयन तो सीधा डोनेट हो गया, और ये दोनों डबल बॉन्ड भी कंट्रीब्यूट करेगा सिंगल सिंगल एटम। तो हेपेटिसिटी कितनी होगी? 3। क्लियर है? यस सर। yes, है ना? तो इसकी हेपेटिसिटी 3 होगी। तो मेटल है, चलो मैं इसको बना ही देता हूँ, ऐसे करेगा और एक ऐसे करेगा और एक ऐसे करेगा। तो इसे आप सिंगल बॉन्ड समझ सकते हो, सिंगल सिंगल दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे कार्बन के, वैसा कुछ करके। रूल नंबर 5 बता रहा है, व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड ऑलरेडी इंक्लूड डाई ट्राई कॉम्प्लिकेटेड देन सेकंड सेट इज प्रीफिक्स इज यूज्ड, द लिगेंड नेम इज केप्ट विद इन द ब्रैकेट, अवॉइड द एम्बिग्यूटी। तो कंफ्यूजन को मिटाने के लिए अगर लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई है लिगेंड में, तो हम क्या करते हैं, बिस्ट्रिस लगाते हैं। जैसे देखो इथाइलिन डाइअमाइन है ना, तो मैं अगर मुझे ये 2 यूज करने हैं, 2 इन यूज कर रहा हूं मैं, इथाइलिन डाइअमाइन, तो मैं क्या लिखूंगा, डाई डाई इथाइलिन डाइअमाइन, डाई इथाइलिन डाइअमाइन, है ना? नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या करें, सेकंड सेट बेस ऑफ लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वो बिस्ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस हेप्टाकिस ये लगाते हैं। ये सबको पता है ना, नेमिंग में पढ़ा होगा सबने। yes, sir. सर। बस इतना सा ही है, मतलब सीधी सी बात है। अगर नेम में नेम ऑफ द लिगेंड ऑलरेडी इंक्लूड डाई ट्राई, अगर पहले से डाई ट्राई है, तो कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए सेकंड सेट ऑफ प्रीफिक्स विल बी यूज्ड, और ये सेकंड सेट यही है। एग्जांपल देखो, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, मतलब 2 इथाइलिन, डाई इन 2 लगा हुआ है, EN2, ठीक है। मिथाइल 2 मिथाइल है, NH है, 2 डिग्री अमाइन है, तो हम इसको डाई मिथाइल अमाइन लिखते हैं, सिंपल है ना। उसके बाद 1 डिग्री अमाइन के लिए बिस मिथाइल अमाइन। अब अगर ऐसे ऐसे 1 डिग्री मिथाइल है लेकिन 2 है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीधा बिस मिथाइल अमाइन। क्लियर है बेटा? यस सर। ये सिंपल सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं। सो हियर बाय बिस इज यूज्ड विद डिस्टिंग्विश द डाइमिथाइल अमाइन को यूज, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। रूल नंबर 7, ये आगे सब सिंपल सिंपल रूल है, नो वरी। तो देखिए 7th रूल क्या कहता है, देयर इज नो डिलीशन ऑफ वोवल्स ओवर द हाइफन। हाइफन के पास में वोवल्स को डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे टेट्रा अमाइन, ठीक है, और यूज ऑफ हाइफन, हाइफन का भी यूज नहीं होता है, और वोवल्स भी डिलीट नहीं होते हैं। नो डिलीशन ऑफ वोवल और यूज ऑफ हाइफन, हाइफन का यूज नहीं करेंगे, वोवल भी यूज नहीं करेंगे। टेट्रा अमाइन 2 बार आ रहा है तो दोनों ए लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, फॉर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स मेटल नेम्स आर एंडेड बाय विद 8 बाय रिप्लेसिंग ईएम। 8 होगा, रिप्लेस कर देंगे ईएम या या ई नम को ऑफ मेटल, इसको रिप्लेस कर देंगे, 8 लगेगा पीछे पीछे। यानी कि देखो मेटल है और नेगेटिव है, समझ रहे हो बात, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एल्यूमिनियम है ना, ईएम हटा दो, 8 एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट का मतलब ही होगा कि ये अंदर वाला एल्यूमिनियम के साथ जो भी लिगेंड लगा है वो पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है। समझ में आ गया? यस सर। ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए। देखो इसमें कुछ नहीं है, लंबा जरूर लग रहा होगा आपको सेशन, बट ये है बकवास, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी पास हो, ताकि आप इसे जस्ट रीड करें, जो मुश्किल लग रहे हैं एक बार लिख के देखें, जो इसके डायग्राम नहीं बन रहे उसके डायग्राम बना के देखें। प्लस प्लस क्या करना है कि मतलब उसको डायग्राम, अगर नहीं बन रहा कोई डायग्राम तो मेरे पास भेजिए, ठीक है। तो वैसा कुछ, तो यहाँ एल्यूमिनेट, देखो एल्यूमिनियम मेटल को 8 लगेगा, कब, जब वो एनाइनिक होगा बस। प्लेटिनम प्लेटिनेट, मोलिब्डेनम मोलिब्डेनेट, जिंक जिंकेट, निकल निकलेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, आयरन फेरेट, आयरन को आयरन आयरन 8 मत लिख देना, ठीक है। मैग्नीज मैग्नीजे मैग्नीज मैग्नी मैग्नेट, सॉरी मैगानेट, मैंगानेट। उसके बाद हाउ विल मेटल नेम्ड केस ऑफ कैटायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक या न्यूट्रल में क्या करते हैं, कुछ ही नहीं करते। कोबाल्ट को कोबाल्ट, प्लेटिनम को प्लेटिनम, बात ही खबर है, खत्म है, ठीक है, सिंपल है। सर।
कैटायनिक या न्यूट्रल में कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा, प्लेटिनम प्लेटिनम ही रहेगा। 8 सिर्फ तब लगेगा जो वो न्यूट्रल वो नेगेटिव होगा। तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द मेटल आयन न्यूट्रल एटम इंक्लूडेड इन द रोमन न्यूमेरिकल। हाँ, बाद में लास्ट में क्या लगते हैं, रोमन न्यूमेरिकल इन ब्रैकेट लगाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल की ऑक्सीजन स्टेट, चाहे कैटायन है, आयन है, न्यूट्रल कोई भी है, हम इस तरह के लेटर बाद में लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे करके देख लेते हैं। अब आगे आगे भी क्वेश्चन, ठीक है, समझ लो ये सेशन खत्म हुआ। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन एक्चुअल में दीज आर नॉट क्वेश्चंस, ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, यानी आपको नेम बताना होगा IUPAC, बस वही क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? तो वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे, थोड़ा धीरे धीरे इनको करेंगे। फॉर एग्जांपल द आयरन इन द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ 2 इट विल पार्ट ऑफ दिस, आयरन है तो फेरेट 2 लिखेंगे। ठीक है, आयरन 2, आयरन ऑक्सीजन स्टेट इज कमिंग आउट इक्वल टू 2, इट्स पार्ट ऑफ द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इट्स नेम विल बी रिटन एज। अगर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, अब ये भी ध्यान दे लेना भाई, तो इसको आयरन 2 ही लिखेंगे, वरना उसे फेरेट 2 लिखेंगे। 8 जब पीछे लगाना है तो आयरन की जगह फेरस मेटल का यूज होगा, फेरस का यूज होगा, और अगर 8 नहीं लगाना तो आयरन। समझ में आ गया? यस सर। इसको मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रहा हूं ताकि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो कि कब फेरेट लगाना, उसको कब आयरन लिखना है। रूल नंबर 9 है, ये लास्ट है। देयर इज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इट इंक्लूडेड द नेम, तो ये नेम में इंक्लूडेड होता है। जैसे यहाँ देखिए, क्रोमियम है, वाटर 4 लगे हुए हैं, और फिर 2 क्लोरीन है, फिर डॉट लगा के 2 वाटर भी है। तो देखो इसका क्या नाम लिखा है, टेट्रा एक्वा। 4 तो हम क्या सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब देखो नाम आपको यहाँ से आएंगे, सारे रूल पढ़ने के बाद में भी नाम लिखना नहीं आएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ ना प्रैक्टिस से सब कुछ आएगा, क्वेश्चंस करते रहिए, तो यहाँ से आपको वो चीज सीधा सीधा समझ में आएगी कि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ। वाटर है 4, पहले हाइड्रा आएगा या क्लोरा आएगा? अब ये बताओ, पहले तो वाटर हाइड्रा आना चाहिए या क्लोरीन आना चाहिए, लेकिन वाटर को एक्वा लिखते हैं, हाइड्रा नहीं। हाँ, तो एक्वा का ए पहले आएगा और फिर क्लोरीन का सी बाद में आएगा। तो देखो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, 2 क्लोराइडो, क्लोरीन को क्लोराइडो, है ना। फिर उसके बाद क्रोमियम 3, क्रोमियम 3 का मतलब क्रोमियम का नाम सीधा क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है यहाँ पे। और ये जो बाहर वाटर लगा रखा है क्लोराइड, ये बाद में, क्लोरीन बाहर आएगा, और फिर डाईहाइड्रेट ये बाद में, ये सबसे लास्ट में। अगर नेगेटिव वाला हो तो सबसे ये नेगेटिव पॉजिटिव था और नेगेटिव क्लोरीन है, अगर यहाँ पॉजिटिव हो ओके पहले तो पोटेशियम आएगा पहले, बस इतनी सी बात है। यस, क्लियर है बेटा? Yes. यस सर। रूल नंबर 10, नो स्पेस लेफ्ट बिटवीन द नेम्स दैट रेफर टू द सेम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी है हमारी, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, बस। क्लियर है? नो स्पेस, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में कोई स्पेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, IUPAC नेम है, देखो क्रोमियम अमोनिया 3 और वाटर 3 है, तो यानी कि एक्वा आएगा। देखो एक्वा आएगा या अमाइन आएगा? एक्वा में ए क्यों आता है, अमाइन में AM आता है। सर अमाइन आएगा पहले। ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3 क्लोराइड, बस सीधा सीधा। अब देखो क्लोराइड 3 नहीं लगाना, ये मत गलती कर देना, क्लोराइड सीधा क्लोराइड। क्यों? हमने क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट दे दी, इसका ऑलरेडी मतलब है कि अगर यहाँ ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली 3 क्लोरीन नेगेटिव लगेंगे, 3 लगेंगे। यस, क्लियर है? तो नाम सुनो, 3 नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। क्लियर? अभी सॉल्यूशन में दिखा रखा है फालतू की चीजें, तो ये तो आप नाम देख के ही समझ सकते हो। अब आपको पता लग गया होगा फालतू के रूल्स, जो हमने रूल पढ़ लिए तो फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, एक ही बात है। नेक्स्ट देखो, कोबाल्ट है NH2 CH2 CH2 NH2, क्या है ये? ईन है ना, ईन इथाइलिन डाइअमाइन, 3 लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, SO4 3 नेगेटिव है, तो ये तो SO4 थ्राइस है, तो 2 नेगेटिव होता है, 1 पर 3 के 6 पॉजिटिव है कोबाल्ट के ऊपर, है ना। तो कोबाल्ट पे 6 पॉजिटिव, SO4 3। अच्छा ये 2 है, ये देखो भाई ये 2 है, ये ध्यान रखना। यस, है ना, पूरा कॉम्प्लेक्स 2 है। क्लियर है सबको? यस सर। तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये है ईन का फुल फॉर्म, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसका IUPAC नेम लिखेंगे। पूरा ट्वाइस है तो उसके लिए तो हमने कुछ यूज ही नहीं किया यहाँ पे। यस, यही तो चीज आपको अब क्वेश्चन आंसर से सीखनी है, वो वहां पर नहीं बताता, रूल्स में नहीं बताता, इसलिए मैं रूल को बकवास कर रहा था। इसीलिए कर रहा था, जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना, 50 नेम पढ़ लिए ना, सारे रूल आ जाते हैं अंदर, और नेम को पढ़ते ही समझ में आता है ये चीज नहीं देगा, तो बताता हूँ उसका बताता हूँ फिर कैसे मिलेगा। ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, ठीक है, कोबाल्ट 3 सल्फेट है और 3 लगे हुए हैं ऐसे ऐसे 3, तो अगर ये 3 लगाओगे तो 3 दूना 6 कोबाल्ट के साथ में, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे 2 एंटिटीज होंगी, क्योंकि सल्फेट वैसे इसको ऐसे ले सकते थे। ठीक है, देखो ये कोबाल्ट है, फिर उसके बाद में हमें पता है कोबाल्ट का 3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो ईन लगा दिया आपने। ईन कितने लगाए वो तो उसने बता दिया, 3 है। ठीक है, यानी ईन पर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर है बेटा? सर। Yes.
अब उसके बाद उसने बोला 3, यानी कि 3 पॉजिटिव है कोबाल्ट के ऊपर, ये भी क्लियर है। अब आप लगाओ सल्फेट, सल्फेट पर 2 नेगेटिव होता है, बताओ कैसे पूरा कर दोगे? सर वो मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन वाले 2 ले लेते हैं और SO4 वाले को 3 ले लेते हैं, है ना। यानी कि अब कैसे पूरा करना है आपको, ये 2 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है, तो आप इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो इसको आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि ये दो एंटिटी हो गई, ये 3 हो गई। तो ये जो 2 आगे लगाया है, बस इतना सा फर्क करना है आपने, ये जो 2 आगे लगाया पैरों में लगा दो, ये इधर। यस बेटा, आ गया अपने आप, सर। है ना। तो ये चीज अब आपको खुद देखनी है कि जब नाम से उल्टा बनाओगे तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी, तो ध्यान से ऑक्सीजन स्टेट के हिसाब से ही चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा, सारे क्वेश्चन है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। 5-4 क्वेश्चन कराऊंगा, 10-12 है शायद। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वुड नॉट इंडिकेट द नंबर ऑफ द कैटायन एनायन इन द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कैटायन एनायन का इंडिकेटर नहीं करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, यही इसने बताया है, ठीक है। ये रूल आ गया ना, अब धक्के का रूल, जो वहां नहीं दिया यहाँ दे दिया, अब समझ गए। We don't include the cationic anionic number, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे देखिए, अब ये नाम है भाई, Ag अमोनिया 2 है और Ag साइनाइड 2 है, 2 कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़े हुए हैं, क्लियर है। 2 कॉम्प्लेक्स, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, साइनाइड पर 1 चार्ज होता है, 1 नेगेटिव, तो यानी कि ये अमोनिया पक्के तौर पर 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल हो सकता है। पर अगर ये न्यूट्रल है तो फिर वो वाला क्यों इसके साथ चिपका होगा भाई, तो यानी कि ये Ag 1 पॉजिटिव अगर हो, 1 नेगेटिव बना देंगे फिर इसे। Ag अगर 1 पॉजिटिव है, साइनाइड 2 लगे हो तो 1 नेगेटिव हो गया कॉम्प्लेक्स, यस। यस दूसरा Ag भी 1 और पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो और अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स Yes. पॉजिटिव, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव। यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको निकालना पड़ेगा, Ag या तो 1 दिखाता है ऑक्सीजन स्टेट, या 2 दिखाता है, 1 लगा के देखो, 2 लगा के देखो, फिर देखो पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा बैठ रहा है, दोनों आपस में चिपक रहे हैं, तो दो कोऑर्डिनेट क्या है ये, कौन से कंपाउंड है ये, सर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है ना, 2 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ सकते हैं, 2 अलग अलग, उनके साथ दूसरा वो नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन लगाने की जरूरत नहीं होती, वो आपस में भी स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। वो ये एग्जांपल है। अब ऐसा एग्जांपल भी हमें वहां रूल में कोई नहीं बताता है, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन मत समझना, इन्हें दीज आर नॉट क्वेश्चन, दीज आर रूल एक्चुअली, समझ गए बेटा। रूल को याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन याद करो, बात खत्म, ठीक है। अब देखो, डाई अमाइन सिल्वर 1 और डाई साइनाइडो आर्जिनेट 1, 8 लगाते हैं जब नेगेटिव आयन होता है ना, तो नेगेटिव आयन के आगे 8 फिर सिल्वर के आगे नहीं लगेगा, वो 8 लगेगा आर्जिनेट, आर्जिनिन होता है सिल्वर, सिल्वर को आर्जिनिन बोलते हैं, ये समझ में आया। सर। तो ये रूल नहीं है, ये मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये रूल है, सिंपल। सॉल्यूशन में इन्होंने दिखा रखा है, साइनाइड अमाइनो जो भी लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब देखो प्लेटिनम अमोनिया 3 क्लोरीन NO2, ठीक है, 3 अमोनिया लगे हुए हैं, 1 क्लोरीन है, 1 NO2 है। अब NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि NO2 तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना। प्लेटिनम 2 सबसे पहले तो, अगर पीछे इन्होंने वैसे आंसर दे रखा तो इसका मतलब प्लेटिनम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 क्लोरीन है, 1 NO2 है, दोनों पर 1 नेगेटिव है ना, तभी प्लेटिनम पर 2 पॉजिटिव हो सकता है, तो ओवरऑल न्यूट्रल है, ये समझ में आ गया। सर। इसके बाहर काउंटर आयन नहीं लगा हुआ, यहाँ पर कोई क्लोरीन फ्लोरीन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ओवरऑल ही न्यूट्रल है। तो डाई अमाइन, दो अमाइन है, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, एन प्लेटिनेट। नाइट्राइटो एन का मतलब है नाइट्रोजन से जुड़ रहा है वो, और प्लेटिनेट 2, प्लेटिनम 2, समझ में आ गया नेम, सर। ठीक है। आगे देखिए, आईयूपीएसी नेम अभी K3, ये वाला नाम मैं ढूंढ रहा था इतनी देर से, K3। अब अगर क्लोरीन लगाना तो पीछे लगेगा, लेकिन पोटेशियम पॉजिटिव आयन लगाना तो आगे लगेगा, ठीक है। तो K3 लगाओ, तो उसका नाम भी पहले आएगा पोटेशियम, उसके बाद में क्या आएगा, हमारा मेटल का नाम तो सबसे लास्ट में। क्रोमेट 8 लगा हुआ है क्योंकि नेगेटिव आयन है, क्रोमेट 3 पॉजिटिव बनेगा टोटल। और ये क्या, एसीटेट आयन लगा हुआ है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, C2H4, यस बेटा, 3 लगे हुए हैं ऐसे, तो 3 दूना 6 नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्रोमियम पर कितना आना चाहिए, 3 पॉजिटिव है, तभी 3 तो पॉजिटिव, K3 बाहर है, क्योंकि तो 3 पॉजिटिव ये हो गया, तो 3 पॉजिटिव अंदर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। सर। तो ऑक्सालेटो, इसका नाम ऑक्सालेट होता है, ऑक्सालेटो क्रोमेट 3, यस, क्लियर है सबको। सर। आगे देखो, सिंपल सा नाम है, COCl2 इन ट्वाइस Cl, ठीक है। कोबाल्ट है, 2 क्लोरीन है, 2 इन है, 1 क्लोरीन बाहर लगा हुआ, मतलब 1 पॉजिटिव है टोटल, 2 क्लोरीन है, इसका मतलब 3 पॉजिटिव है कोबाल्ट पर, ऐसे लिख लोगे ना, वरना XYZ, देखो इन्होंने तो उल्लुओं ने XYZ मान के किया हुआ है, मुझे नहीं लगता है 2 4 6 का डेफिनेशन आपको 2 2 4 और 6 को जोड़ना आपको XYZ करके या 1 2 3 4 करके या फिंगर्स पे करके सुनाओ, ये तो आप कर सकते हो, बहुत आसान है,
बताऊं कैसे? देखो Yes, sir. क्लोरीन 2 नेगेटिव हो गया, बिल्कुल ठीक है, इन पर कोई चार्ज ही नहीं है, इस क्लोरीन पर 1 नेगेटिव है, इसका मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स पर 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 क्लोरीन नेगेटिव अंदर है और 1 पॉजिटिव फिर भी बच गया, तो मतलब yes. कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो गया, सर है ना? तो बस फिर यही चीज तो मैं बता रहा हूँ, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो गया, बस बात खत्म। सीधा निकाल सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, एक्स 3 पॉजिटिव, ऐसे करके निकाल रहा। फिर भी किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो और ये एक्स वाला मेथड सीखना हो, मुझे आता है, ठीक है, नो वरी, लेकिन मैंने आज तक ऐसे करके निकाला नहीं, कभी नहीं निकाला, सीधा निकालता हूँ, देखते ही पता लग जाता है। कई बार कॉम्प्लेक्स होता है तो थोड़ा सा लिख लो कि इसमें 2 नेगेटिव आ गया, इसमें 2 पॉजिटिव, ऐसे बाहर लिख लेता हूँ, लेकिन ये नहीं एक्स वाई जेड कभी नहीं करता, ठीक है? और मुझे लगता नहीं कि आपको भी जरूरत पड़ेगी, पर फिर भी किसी को एक्स वाला मेथड सीखना है तो बता दूंगा, आसान सा है, वो आपकी चॉइस है, नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को बोल देना, मैं बता दूंगा। डाइक्लोराइडो बिस इथाइन इथाइलीन डाइअमाइन, ये इन था ना, 1,3 इथेन 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना, 1,3 इन, क्या था ये? इथेन 1,3 अमाइन, ऐसा 1,3 डाइअमाइन इथेन, डाइअमाइनो, है ना? तो ये वो नाम भी था और ये इथाइलिन डाइअमाइन, दोनों नाम दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों नाम याद रख लेना, इसका एक आईयूपीएसी नेम भी था ना, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है? तो वो भी याद कर सकते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन भी याद कर सकते हैं। डाइक्लोराइडो, 2 क्लोराइन लगे हों, क्लोराइडो, डाइक्लोराइडो और बिस इथाइलिन डाइअमाइन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है अपने आप में, तो इसके सामने डाई इथाइलिन डाइअमाइन नहीं लगाएंगे, है ना, ये बिस लगेगा। ये बात क्लियर है? अब ये भी रूल पड़ा था। कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड बाहर लगा हुआ क्लोराइड है, बस बात खत्म, सीधा सीधा, है ना? नेक्स्ट देखो आईपीसी नेम दिखाना, प्लेटिनम है, 3 अमोनिया, क्लोरीन है और NH2CH3 है। NH2CH3 पर कौन सा चार्ज होता है भैया, हमें सोचना, क्लोरीन पर एक बाहर चार्ज है, ठीक है? तो सीधी सी बात है, एक क्लोरीन बाहर है तो 1 पॉजिटिव, इसका मतलब पक्के तौर पर अमोनिया और क्लोरीन, एक क्लोरीन अंदर है, इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव है, तो मतलब 2 पॉजिटिव तो कम से कम मेटल होना चाहिए। NH2CH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है? अब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आता तो आपको याद होना चाहिए कि NH2CH3 पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्यों? NH2CH3, देखो बेटा सारी वैलेंसियां पूरी है ना सबकी? Yes. सर बस फिर इस पे चार्ज कहाँ ढूंढ रहे हो, बात सर खत्म, कॉमन है ये। भी न्यूट्रल होता है। हाँ NH3 तो न्यूट्रल होता ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तो उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, वो तो मुझे लगता है कि अमोनिया और वाटर दोनों न्यूट्रल है, आपको ऑलरेडी डिफॉल्ट में आता है, ठीक है? सर ठीक है, तो ये इस तरह से, अब इसका नाम देखो, डाइअमाइनो क्लोराइडो मिथेन अमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, ठीक है? तो मिथेन अमाइन कौन सा होगा? ये मिथेन अमाइन है, ठीक है? और डाई अमीनो, ये डाइअमाइनो हो गया, क्लोराइडो क्लोराइडो हो गया, ठीक है? उसके बाद में क्लोरीन बाहर है, क्लोरीन बाहर, प्लेटिनम 2 है, प्लेटिनम 2 है, दैट्स इट। जैसे इन्होंने मिथेनामाइन को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है? मिथेन अमाइन को नहीं, सर कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज आप ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हो। बट क्या होता है, क्योंकि मिथेन और अमाइन, ये कंफ्यूज ना करे कि अकेला मिथेन तो नहीं लगा हुआ, ठीक है? सर ऐसा मिथेन नेगेटिव चार्ज लगाओ, CH3 नेगेटिव लग सकता है इसके साथ, इसलिए मिथेन और अमाइन इकट्ठा है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लगा रखा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया एक हिसाब से, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है मिथेन को और अमाइन को अलग अलग, क्योंकि अकेला अमाइन भी तो हो सकता है ना, डाई अमीनो लिखा हमने तो हम ट्राई अमीनो लिख देते थे, अमाइन क्यों लिख रहे हैं इसको? तो कंफ्यूज ना करे इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि ये इकट्ठा है, बस दैट इज व्हाई, ठीक है? अगर ये अकेला आता है तो आप बिना ब्रैकेट के लिख सकते हो, बट ये दोनों के साथ में तो कंफ्यूज ना करे, दैट इज व्हाई, और कुछ ज्यादा चक्कर नहीं है इसका, ठीक है? हैंस नेम विल बी क्लियर है सबको? Yes. सर ठीक है, तो देखो भाई 7 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 8 9, देखो कितने हैं, 10 11, बस 11 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूं? Yes. सर तो जो पहले करे आपने वो भी तो रिवाइज करने पड़ेंगे, अभी तो कुछ ज्यादा समझ भी नहीं आया। समझ, देखो सिर्फ नाम अच्छे से कर लो, और क्या करना है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से मैं आपको फिर से नाम करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा, ठीक है? सर वैसे समझ में तो आ गया, लेकिन एक बार रिवाइज करते तो माइंड में हाँ फिर रिवाइज सेट तो हो करना जाता। पड़ेगा बेटा, पहले देखो मैंने क्या बोला था, याद नहीं हुए, मतलब एक हाँ याद नहीं होंगे, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ, देखो क्या करना है, ये जो 11 एग्जाम्पल है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, इनके नाम लिख लिख के याद कर लो, इन्हीं के अंदर रूल छुपे हुए हैं, इसके बाद में रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, लीगेंड का क्या नाम है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, बस वो लीगेंड का नेम और स्ट्रक्चर बना के देख लो जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में सीधा ये 11 क्वेश्चन कर लो, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना, ये कर सकते हो ना? सर Yes. सिर्फ 11, और अगर मान लो वो भी नहीं हो रहा, देखो वो भी आपको हैवी लग रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कई बार हैवी हो जाता है क्लास, ठीक है? और ये थोड़ा हैवी हो भी गया होगा, क्योंकि पहली बार करोगे तो मुश्किल लगता है, लेकिन जिसने कर रखा हो उसको ये लगता है कि बहुत रद्दी वाला सेशन है, आपको भी थोड़े दिन बाद ना ये सबसे रद्दी सेशन लगेगा, आपको लगेगा अरे ये क्या है, लेकिन एटलीस्ट अगर ऐसा है कोई बात नहीं है, आप क्या करो, 11 क्वेश्चन जरूर आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, इन 11 क्वेश्चन के आंसर, इतना तो कर सकते हो, 11 नाम सिर्फ, सर
अभी तो आसान है ना, ये तो आसान है भाई, इसको आप मुश्किल नहीं बोल सकते। सिर्फ 11 क्वेश्चन कर लो, पीछे वाला लगभग सारा हो जाएगा, 70% पीछे वाला कवर। सिर्फ रह जाएगा फिर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स के नाम और स्ट्रक्चर रह जाएंगे, और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सिंपल वाले लिगेंड तो आपको आ जाएंगे अपने आप, इसमें भी आ जाएंगे। सिर्फ 11 मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन है, दैट्स इट। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अब किसी को डाउट है तो बोल देना, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा।